पूरा लेक्चर है वो चीजों को बनाने के बारे में है। चीजों को यानी मोटर बनाओ, ट्रांसफार्मर बनाओ, सर्किट ब्रेकर बनाओ, कंडक्टर की लाइन बना इलेक्ट करो, इंसुलेटर बनाओ, कुछ भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस बनाना है तो उसके बारे में ये सेशन है। और वो कोई भी चीज बनानी हो तो फिर हमको उसका मैथमेटिकल डिजाइन करना पड़ेगा। तो कोई भी प्रोडक्ट बनानी हो तो उसका पहले डिजाइन करना पड़ता है। ऐसे नहीं कि कुछ भी बना दिया फिर देख लेंगे चला तो चला नहीं तो गया काम से। ऐसा नहीं कर सकते हम लोग। तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में या कोई भी ले लो, मैकेनिकल ले लो, सिविल ले लो, कुछ भी बनाना हो तो उसके पहले डिजाइन करना पड़ेगा। राइट। आप लोग हमेशा ही इवन फैकल्टी हो या स्टूडेंट हो, उनको मैटलैब अच्छा लगता है। हम 90% काम मैटलैब पे करते हैं, लेकिन मैटलैब पे क्या होता है, मैथमेटिकल मॉडलिंग होता है, जिसके इक्वेशंस होते हैं उसके सोल्यूशंस होते हैं। राइट। लेकिन जब कोई चीज बनानी हो, प्रोडक्ट बनानी हो, तो प्रोडक्ट बनाने के डिजाइन करना पड़ता है। तो डिजाइन के लिए बहुत जरूरी है कि हम लोग डिजाइन के सॉफ्टवेयर्स पढ़ें। एफईएम जो है, फाइनाइट एलिमेंट मेथड, वो सिविल और मैकेनिकल के लिए तो ब्रेड एंड बटर है, उनका तो पूरा काम ही एफईएम पे चलता है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स हैं वो थोड़ा सा इसमें कम कंट्रीब्यूट करते हैं, लेकिन बहुत जरूरत तो है। इंडस्ट्री तो हमेशा कहती है कि हमको एफईएम जानने वाले स्टूडेंट्स दो। और एफईएम हमारे 3-4 सिलेबस में आता भी है। हाई वोल्टेज ले लो, इलेक्ट्रिकल मशीन डिजाइन ले लो, उन सब में भी एफईएम है। लेकिन वो सिर्फ एक टॉपिक है और बच्चे ट्राई करते हैं कि उसको किसी तरह से ऑप्शन में निकाल दे, क्योंकि वो थोड़ा टफ है, क्योंकि मैथमेटिक्स ज्यादा इन्वॉल्व है। हमारे पास एक सब्जेक्ट भी है जिसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स, जिसके लिए बहुत ही अच्छी बुक है विलियम हेट्स। राइट। लेकिन हम सब उस बुक को हेट करते हैं। क्यों हेट करते हैं? क्योंकि वो विलियम हेट है और उसने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स का इतना टफ बुक निकाला है। तो उस बुक को आपने अगर ठीक से समझा है तो ये आपको समझने में बहुत ही मजा आएगा। लेकिन अगर ठीक से समझा नहीं भी है तो भी नो इश्यू, बिकॉज हम लोग जो बात करेंगे वो सॉफ्टवेयर की बात करेंगे। और सॉफ्टवेयर हमेशा ऐसा रहता है कि जिसमें अगर हमको मैथमेटिक्स ना भी पता हो तो भी हम लोग सॉफ्टवेयर का अगर यूज जान ले तो हम सॉफ्टवेयर को या फिर पूरी मेथड को ठीक से ऑपरेट कर सकते हैं। आज का ये सेशन मैंने इस तरह से रखा, प्लान किया है कि क्योंकि हमारे 90% बच्चे जो हैं, 90% पार्टिसिपेंट्स जो हैं वो स्टूडेंट्स हैं, तो मैंने इस पर्टिकुलर पूरे कंटेंट में मैथमेटिक्स को कम रखा है और सॉफ्टवेयर पार्ट, डेमो पार्ट ज्यादा रखा है। अगर यही लेक्चर पूरे फैकल्टी के लिए होता तो 2-2.5 घंटे का मैथमेटिक्स हो सकता था। लेकिन क्योंकि स्टूडेंट्स हैं तो हमने मैथमेटिक्स को कम रखा है और ज्यादा बातें हमने एक्चुअल प्रोडक्ट या एक्चुअल पैरामीटर कंप्यूटेशन या एक्चुअल डिजाइनिंग पे ज्यादा रखी है। तो शुरू करते हैं ये आज का सेशन। तो कोई भी कंप्यूटेशंस करने हो फील्ड में, हम लोग फील्ड डोमेन की बात कर रहे हैं, तो फील्ड डोमेन में अगर हमको कुछ कंप्यूटेशन करने हैं तो उसके लिए या तो आपके पास एनालिटिकल मेथड्स हो सकती है या फिर आपके पास न्यूमेरिकल मेथड हो सकती है। एनालिटिकल मेथड यानी आपके पास इक्वेशंस होंगे और उस इक्वेशंस के बेस के ऊपर आप कुछ कंप्यूटेशंस करेंगे। तो उसके लिए पिछले 200 सालों में मैथमेटिशियंस ने बहुत सारी कॉम्प्लेक्स मेथड्स निकाली हुई थी, जिसको हम सेपरेशन ऑफ वेरिएबल, मेथड ऑफ इमेजेस, कन्फर्मल मैपिंग, एससी ट्रांसफॉर्मेशन, ऐसे अलग अलग नामों से जानते हैं। इवन जिनके वहाँ अच्छी हाई वोल्टेज लैब है तो उनके वहाँ हाई वोल्टेज लैब में आप इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक की मदद से कंडक्टिंग पेपर के ऊपर फील्ड को प्लॉट करते हो। तो ये भी एक तरह की एनालॉग मेथड हो गई। राइट। और इसमें से कई मेथड आपने यूज भी किए, जैसे मेथड ऑफ इमेजेस। तो मेथड ऑफ इमेजेस का यूज आप कहाँ करते हो? तो जब आप कैपेसिटेंस और इंडक्टेंस गिनते हो ईपीएस के सब्जेक्ट में, तो आप जमीन के नीचे कैपेसिटर के लिए एक इमेज अज्यूम करते हो, तो वो है मेथड ऑफ इमेजेस। राइट। तो इसमें से कुछ कुछ मेथड आपके स्टडीज में आ भी गई हैं। अब इन मेथड्स का इश्यू क्या है कि दीज मेथड कैनॉट बी अप्लाइड फॉर कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्री। अगर ज्योमेट्री सिंपल है, कुछ कंडक्टर्स ही हैं, मीडियम में एयर है, तो इट्स ओके। लेकिन अगर 3 डायमेंशनल चीजें हैं और कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्रीज हैं, मटेरियल इन्वॉल्व बहुत डिफिकल्ट है, तो ये नहीं हो सकती, इनका एप्लीकेशन वहां नहीं हो सकता। तो जहां जहां पे नॉन यूनिफॉर्मिटी है, अनआइसोट्रॉपी है, नॉन लिनियरिटी है, वहां पे
ये मेथड्स यूज नहीं हो सकती। तो इसलिए न्यूमेरिकल मेथड्स जो हैं वो मार्केट में पिछले तकरीबन 1 सेंचुरी से तो है ही, लेकिन जब से ये कंप्यूटर्स फास्ट एल्गोरिदम हो गए, अच्छी कंप्यूटेशनल स्पीड मिलने लगी, अच्छी हार्ड डिस्क मिलने लगी, तो उसकी वजह से ये न्यूमेरिकल मेथड्स जो है वो काफी पॉपुलर हो गई है पिछले 20-30 सालों में। तो एनालिटिकल मेथड क्या होती है कि जिसमें क्लोज्ड फॉर्म ऑफ सॉल्यूशंस पॉसिबल हो, और न्यूमेरिकल मेथड ऐसी होती है कि जिसमें कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्री का हैंडलिंग पॉसिबल होता है। एनालिटिकल में अगर आप सॉल्यूशन कर पाते हो तो काफी एग्जैक्ट रहता है, लेकिन न्यूमेरिकल में आपका जो सॉल्यूशन होता है वो एग्जैक्ट नहीं होता, लेकिन उसके करीब होता है, राइट। और हमें इंजीनियरिंग में क्या है कि हमको सॉल्यूशन चाहिए, एग्जैक्ट ना हो तो भी चलेगा, एग्जैक्ट के नजदीक होना चाहिए, राइट। तो न्यूमेरिकल मेथड्स होती है वो थोड़ा सा एरोनियस देती है, लेकिन सोल्यूशन तो देती है। सोल्यूशन ना देने के कंपेयर में सोल्यूशन देना रीजनेबली एक्यूरेट, तो इट इज गुड इनफ फॉर इंजीनियरिंग पर्पसेस। एनालिटिकल मेथड हमेशा 1D या 2D में हो सकती है, जबकि यहाँ पे आप 3D तक जा सकते हो। 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल आपको पता होंगे, तो उसी की बात कर रहे हैं। तो अब लोग हम बात करेंगे न्यूमेरिकल मेथड की। न्यूमेरिकल मेथड बहुत सारी हैं, कम से कम 50 या उससे ऊपर होंगी, लेकिन यहाँ पे मैंने बहुत कम जो ज्यादा फेमस है उनके बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है। तो अगर आप न्यूमेरिकल मेथड में डिफरेंशिएशन के बेस काम करते हो तो ऐसी मेथड है फाइनेंस डिफरेंस मेथड या फाइनेंस डिफरेंस टाइम डोमेन मेथड, FDM या FDTD मेथड। अगर आप रेसिड्यूज के ऊपर काम करते हो तो FEM है। अगर आप इंटीग्रेशन से काम करते हो तो मेथड ऑफ मोमेंट्स, बाउंड्री एलिमेंट, चार्ज सिमुलेशन मेथड्स होती हो सकती है, और रिलक्टेंस नेटवर्क बेस और मैग्नेटिक इक्विवेलेंट सर्किट बेस भी मेथड हो सकती है। जैसे कि मैंने बताया कि ऐसी बहुत सारी मेथड है, लेकिन हम लोग यहाँ पे सिर्फ जो पॉपुलर मेथड है उनके बारे में ही लिख रहे हैं। और इन सब में भी सबसे ज्यादा जो पॉपुलर है वो है फाइनाइट एलिमेंट मेथड, राइट। अब कोई बोलेगा कि क्या ये मेथड सब जगह यूज हो सकती है? नहीं, ऐसा नहीं है। FEM ऐसा नहीं है कि हर जगह यूज हो सकती है। कई मेथड, कई जगह ऐसा है कि आप FEM के बजाय CSM यूज करो तो अच्छा रहेगा। कई जगह ऐसी है कि जहां पे आप बाउंड्री एलिमेंट ट्राई करो तो और एफिशिएंट रहेगी FEM के कंपेयर में। तो कोई भी इंजीनियर को, सिविल हो, मैकेनिकल हो, इलेक्ट्रिकल हो, उनको पहले ये जानना चाहिए कि मेरा प्रॉब्लम टाइप क्या है, और प्रॉब्लम टाइप के मुताबिक मेथड का सिलेक्शन करना चाहिए। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मेरा जो ME का प्रोजेक्ट था उसमें हमको क्या करना था कि श्रीहरिकोटा में जब PSLV सैटेलाइट लॉन्च होता है, भारत में श्रीहरिकोटा में इसरो के सैटेलाइट लॉन्च होते हैं, तो वो इसरो के सैटेलाइट लॉन्च करने के पहले उसको कंस्ट्रक्ट करना पड़ रहा है फील्ड में, 6 महीना साल लग जाता है उसको कंस्ट्रक्ट करने के लिए। अब अगर उसी 6 महीने एक साल में अगर उस पर बिजली गिर गई तो पूरा सैटेलाइट तो तबाह हो जाएगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा कि उस सैटेलाइट के आसपास आपको टावर करने पड़ेंगे इरेक्ट, और उन टावर के ऊपर, टावर को उस डिस्टेंस पे रखने, उतनी हाइट पे रखने हैं, सो दैट इफ द लाइटनिंग इज फॉलिंग देन इट विल फॉल ऑन द टावर एंड इट विल नॉट गो टू द PSLV और लॉन्च पैड्स, एंड टावर विल प्रोटेक्ट द our vehicle from lightning. Now this is a very big problem, and this is an open boundary problem because you have to simulate from sky to earth. Now this is a very big problem, very open boundary problem, and there you cannot use FEM, but charge simulation method will help there because charge simulation method. Kunal, आपने कहीं કહો છો? Because charge simulation method, yeah, charge simulation method is specially designed for open boundary problem, where FEM is a closed boundary problem. जहां पे आपका boundary close है, वहां पे FEM is more efficient. तो वैसी जगह पे आपको CSM लेना चाहिए। लेकिन ट्रांसफॉर्मर, जैसे कि ट्रांसफॉर्मर इज कंसील्ड बाय और इज सील्ड बाय टैंक, तो टैंक इज अ क्लोज बाउंड्री प्रॉब्लम, सो वहां पे आप FEM यूज कर सकते हो। तो ज्यादातर अपनी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में ज्यादातर चीजें क्लोज बाउंड्री है, तो वहां पे आप FEM यूज करो। लेकिन इन हाई वोल्टेज इंजीनियरिंग मेनी थिंग्स आर ओपन बाउंड्री प्रॉब्लम, सो देयर यू कैन यूज CSM और एनी अदर मेथड। सो कोई भी इंजीनियर ऐसा नहीं है कि FEM को हर जगह लगा दो काम हो जाएगा, ऐसा नहीं है। बट आपको देखना है कि जैसे सिविल इंजीनियर्स ब्रिज बनाते हैं तो ब्रिज में उसका जो स्ट्रेस है वो उसके बीम के ऊपर कन्फाइंड है, तो देयर यू कैन यूज FEM।
मैकेनिकल इंजीनियर्स कार डिजाइन करते हैं, तो कार में भी दे नो व्हाट इज द हीट जनरेटेड इन पर्टिकुलर सिलेंडर. So there, if you want to model, FEM is good enough, right? So initially you have to decide that which problem you are facing, and for that which particular method you should go for. FEM के बारे में बात करते हैं. The full form of FEM is finite element method, and it is the most popular numerical technique used to compute various performance parameters of transformers, motors, and any electrical device. I'm saying about electrical product because majority of the participants are electrical. So after initial discussion, we will focus on electrical products, but the steps involved will remain for all the engineering branches. Either you are doing a civil engineering analysis, or mechanical engineering, or environmental engineering, or chemical engineering. The analysis process will remain same. So here, formulation of problem is independent of geometry or material. Your equations are independent of geometry, material complexity. You can address anisotropic, non-uniformity, non-linearity. All these things you can address. Number of softwares are available. In market, you will see so many softwares, open source as well as licensed version, everything is available. And hence, use of these softwares make these methods more appealing, more glamorous. And FEM can also be used for problems which are involving coupled field analysis. Now, coupled field, you please remember this word. I'm going to discuss at the end, after 10 minutes, what this coupled field means. So coupled field of analysis is very much possible with physical fields. So multi-couple problem solution is possible with this method. Specifically, if you see in electrical engineering, you need to compute magnetic field in all low frequency and high frequency devices. So at design stage, we will have evaluation and improvement of performance parameters. We can have reliability enhancement analysis. We have invasive or investigative analysis, non-destructive analysis we can have, and optimization of material cost also is involved. So for all these computations, FEM is a very handy tool for doing the things. Specifically, if you see for transformers, what you can do with this, you can compute inductance, capacitance, eddy current, circulating current, forces, deformation, temperature, mechanical stress, electrostatic stress, oil velocity, magnetostriction, load control noise, all these things you can compute with this. Now, student may ask कि सर हमारे पास तो एक अच्छी सी बुक है AK सोनी, और AK सोनी में तो सारे फॉर्मूला दिए हुए हैं, तो फिर ये सब करने की क्या जरूरत है? तो वो सारे फॉर्मूला है, वो एम्पेरिकल फॉर्मूला है. वो एम्पेरिकल फॉर्मूला का मतलब है कि ये फॉर्मूला बहुत ही प्रिलिमिनरी है और एक्सपीरियंस से मिले हुए हैं, और कुछ स्पेसिफिक ज्योमेट्री के लिए होते हैं, लेकिन हर एक ज्योमेट्री के लिए ये सही नहीं हो सकते. और एम्पिरिकल फॉर्मूला हमको अप्रोक्सीमेट आंसर देते हैं, लेकिन जब आप कुछ नई चीज डिजाइन करते हो तो आपको स्पेसिफिक डायमेंशन के मुताबिक स्पेसिफिक आंसर ही ढूंढना पड़ेगा. तो इसलिए आपको FEM ही काम में आएगा. AK सोनी में जो दिया हुआ है वो सब तो आपको छोटे छोटे ट्रांसफॉर्मर के काम में आएगा, लेकिन फील्ड में तो बहुत बड़े ट्रांसफॉर्मर होते हैं, तो उनके लिए ये फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं भी हो सकते. इसलिए आपको सॉफ्टवेयर या FEM के मदद से ही कंप्यूटेशन करने पड़ेंगे. तो FEM एक्चुअली होता क्या है? तो FEM यानी फाइनाइट एलिमेंट मेथड. एलिमेंट यानी एक छोटा सा एलिमेंट. तो हम लोग क्या करते हैं कि हमको जो भी चीज दी जाती है उसका हम बहुत ही छोटा छोटा पार्ट कर देते हैं, एलिमेंट कर देते हैं, और उस एलिमेंट पे एनालिसिस करते हैं. जैसे कि मेरे पास मोबाइल है और मुझे ये कहा गया है कि इस मोबाइल के सरफेस के ऊपर लेट्स से एक इंसुलेशन है, और इसके सरफेस के ऊपर मुझे फील्ड कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड हो रहा है वो ढूंढना है. यहाँ पे मैंने 100 केवी दिया है, यहाँ पे मैंने 0 केवी है, और ये 100 केवी इस इंसुलेशन में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है. अगर मुझे फाइंड करना है तो मुझे क्या करना चाहिए कि इस पर्टिकुलर ज्योमेट्री के, इस पर्टिकुलर सरफेस के मैं 1 लाख छोटे छोटे पीसीस कर दूंगा.
1 लाख 1 करोड़ जितना आपका कैपेसिटी है उतना, वो छोटे छोटे पीसेस करूंगा और उस छोटे छोटे पीसेस के ऊपर वन छोटे पीस के ऊपर मैं एनालिसिस करूंगा। वही एनालिसिस सारे छोटे पीसेस पे होगा और फिर उस छोटे छोटे एनालिसिस को फिर मैं पूरा ग्लोबली कंप्यूट करूंगा और फिर मैं उसका आंसर लाऊंगा। तो इसी को टेक्निकली बात करेंगे कि वी आर गोइंग टू डिवाइड the given geometry, given surface into very small pieces. These small pieces are known as element, finite element. So given geometry is going to be divided into small finite elements, and we will be doing analysis on those small finite elements, and then we will do this localized analysis for whole material. And after we do this analysis, we will convert that local derivations into a global matrix, and then we will find out the global solution for the given problem. तो सबसे छोटा एलिमेंट जो हो सकता है वो ट्रायंगल हो सकता है, स्क्वायर हो सकता है, रेक्टेंगुलर हो सकता है। तो सिमिलर वे जो सबसे पसंदीदा एलिमेंट हो सकता है वो है ट्रायंगल, राइट। अब जो लेट्स से इसका मैं बहुत छोटे छोटे पीसेस करूंगा तो नो डाउट आई एम गोइंग टू डू इट विद सम ज्योमेट्री। So I select triangle. So I will do so many triangle pieces of this element. I can also select square. I can also select rectangular. I can also select tetrahedron, pentahedron, if it is a 3D element. So आपको जो पसंद पड़े उसका वो एनालिसिस छोटे छोटे एलिमेंट ले सकते हो, लेकिन जनरली लोग ट्रायंगुलर लेते हैं, सर्कल नहीं लेना है। क्योंकि सर्कल में क्या होगा, आपकी बाउंड्रीज आप टच नहीं करेगी और बीचे पोर्शन बीच में रह जाएगा, क्योंकि 10-15 सर्कल अगर टच करते हैं तो सर्कल का जो टचिंग पोर्शन है वहां पे कहीं पे गैप रह सकता है। तो सर्कुलर एलिमेंट्स नहीं लेने हैं, जिनके एजिस हो, जिसके वर्टाइसिस हो, वैसे एलिमेंट्स लेने हैं हमको। तो ट्रायंगुलर हमारे पास सबसे सिंपल एलिमेंट हो सकता है। तो यहाँ पे हमने एक ट्रायंगल दिखाया है, तो हमारा वो सबसे छोटा एलिमेंट है। वैसे लाखों करोड़ों एलिमेंट्स बन के हमारा मटेरियल बनाएंगे, हमारा प्रोडक्ट बनाने वाले हैं। तो सबसे छोटे एलिमेंट की बात करेंगे। 3 वर्टाइसिस x1 y1 x2 y2 x3 y3 उसके वर्टाइसिस रहेंगे। और इसके अंदर अगर मैं कोई एक पोटेंशियल u अज्यूम करूं तो u के लिए हमारा सिंपलिस्टिक इक्वेशन क्या हो सकता है, तो a प्लस बी एक्स प्लस सी वाई। ये हमारा एक अप्रोक्सीमेशन है कि मेरा जो वोल्टेज है वो तीनों टर्मिनल पे x1 y1 x2 y2 x3 y3 इसके ऊपर ये हमारा इस तरह से वेरी करता है। ये एक हमारा फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन है, राइट। फिर हम अगर हमको ज्यादा कॉम्प्लेक्स करना है तो सेकंड ऑर्डर भी ले सकते हैं, थर्ड ऑर्डर भी ले सकते हैं। सो एनीवे हम लोग U1 2 और 3 के ऊपर अगर हम पोटेंशियल फाइंड करें तो U1 U2 U3 का एक 3x3 का मैट्रिसेस ऐसे बनेगा, जिसके ऊपर से अगर हम ए बी सी को सब्जेक्ट बना ले तो हमारा इक्वेशन जस्ट कन्वर्ज होगा दिसी जो हमने बताया इस तरह से। तो ये जो हमने इक्वेशन लिखा u का, उसी इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है। तो इसके हमको स्टेप्स दिखाए गए हैं, जिसमें n1 n2 n3 इस स्लाइड में, स्लाइड नंबर 9 के ऊपर आप जो n1 n2 और n3 दिख रहे हो, जिसको हम शेप फंक्शन कहेंगे। जो लोग एफईएम में काम करते हैं वो जानते हैं कि शेप फंक्शन क्या होता है। शेप फंक्शन हमको ये दिखाता है कि मेरी क्वांटिटी एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट तक जाएगी तो किस शेप में वेरी करेगी, जिसको कि हम शेप फंक्शन कहेंगे। लेकिन जो हम बिगिनर्स हैं उसके लिए जरूरत नहीं कि हम उसको डिटेल में समझे। सिर्फ याद रखो कि शेप फंक्शन करके एक चीज मैथमेटिकल चीज आती है। अब ये एफईएम काम कैसे करता है, तो एफईएम काम कैसे करता है कि ये काम करता है, ये ढूंढता है कि इस ट्रायंगुलर एलिमेंट में कितनी एनर्जी स्टोर्ड होगी। हाँ, और उस एनर्जी को वो मिनिमाइज करने का ट्राई करेगा। और मिनिमम एनर्जी के लिए हमारे पैरामीट्रिक वेरिएशन क्या हो रहा है, उसी चीज को वो फाइंड करने का ट्राई करता है। तो अप्रोच क्या है, द एनर्जी ऑफ ईच एलिमेंट टू बी फाउंड आउट, एंड फ्रॉम करस्पॉन्डिंग कोएफिशिएंट मैट्रिक्स हम लोग एलिमेंट की एनर्जी फाइंड करते हैं। तो एनर्जी 1/2 CV स्क्वायर या 1/2 एप्सिलॉन ई स्क्वायर, उन दोनों फॉर्मूला से हम फाइंड कर सकते हैं। तो जैसे कि हम फील्ड की बात करें तो E इज इक्वल टू 1/2 एप्सिलॉन डबल इंटीग्रेशन ई स्क्वायर।
इस तरह से हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड की एनर्जी वहां पे फाइंड कर सकते हैं। और इसी तरह से सारे एलिमेंट की एनर्जी फाइंड करके उसको मिनिमाइज करके, जो मोस्ट ऑप्टिमम मिनिमाइजेशन हो सकता है वो करके, सारे 3x3 एलिमेंट्स मैट्रिसेस फाइंड कर लेंगे। और उसपे से हम लोग ग्लोबल कोएफिशिएंट मैट्रिसेस फाइंड करेंगे। और ग्लोबल मैट्रिसेस फाइंड करने के बाद अगर हम उसको सॉल्व करते हैं तो विल बी गेटिंग द सोल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। अब इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में किस तरह के प्रॉब्लम्स हो सकते हैं? तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में 4 तरह के प्रॉब्लम होते हैं: स्टैटिक, टाइम हार्मोनिक, ट्रांजिएंट और कपल्ड। स्टैटिक यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड मैग्नेटोस्टैटिक, जैसे कि इंसुलेशन का स्ट्रेस फाइंड करना हो, लीकेज इंडक्टेंस फाइंड करना हो, ये सारे स्टैटिक डोमेन के प्रॉब्लम है। टाइम हार्मोनिक यानी कि फील्ड क्वांटिटी जो साइनसॉइडली वेरी करती है, राइट, ऑल फील्ड क्वांटिटीज जो कि टाइम के साथ वेरी करती है, उनको हम टाइम हार्मोनिक कहते हैं। जैसे कि एडी करंट को फाइंड करना, तो वो हमारा टाइम हार्मोनिक प्रॉब्लम हो गया। फिर ट्रांजिएंट फॉर्मुलेशन, थर्ड कैटेगरी है ट्रांजिएंट्स। जैसे नॉन लिनियरिटी होती है या इनरश करंट आएगा ट्रांसफॉर्मर में, तो वो ट्रांजिएंट फिनोमेना है, तो वो ट्रांजिएंट फॉर्मुलेशन में बनेगा। और और तरह के प्रॉब्लम हो सकते हैं कि जैसे कि वाइंडिंग बैंड हो गई, मैकेनिकल डिफॉर्मेशन हो गया, नॉइस आ रहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस आ रहे हैं, आपका गर्म ऑयल जो है वो अपनी हीट बाहर ट्रांसफर कर रहा है, तो उसमें कपलिंग हो रहा है, तो कपलिंग तरह के भी प्रॉब्लम हो सकते हैं। तो सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि जो भी आप प्रॉब्लम कर रहे हो वो किस डोमेन का है। स्टैटिक है, मैग्नेटिक है, मैग्नेटोस्टैटिक है, या टाइम हार्मोनिक है, या ट्रांजिएंट है, या कपल्ड है, वो जानना बहुत जरूरी है। बाकी सब काम को तो सॉफ्टवेयर खुद ही कर लेगा। तो हम इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स को या सारे इंजीनियर्स को, मैकेनिकल हो, सिविल हो, इलेक्ट्रिकल हो, उनको ये जानना जरूरी है कि जब हम पढ़ते हैं 4 साल तो हमको सिर्फ यही सिखाया जाता है कि आप इलेक्ट्रिकल हो, आप मैकेनिकल हो, आप सिविल हो। लेकिन जब आप जॉब में जाते हो तो आपका एम्प्लॉय सबसे पहले ये बोलेगा कि आप भूल जाओ कि आप कौन से इंजीनियर हो, आपको सारा काम करना है, मैकेनिकल का, इलेक्ट्रिकल का, सिविल का, सब आपको साथ में ही करना है। ऐसा नहीं है कि किसी और के लिए कुछ और करूंगा। और हमारी जो प्रोडक्ट्स हैं वो भी ऐसी है कि सिर्फ वो इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट नहीं है, वो उस प्रोडक्ट में सारे इंजीनियरिंग इन्वॉल्व हैं। जैसे कि मैं ट्रांसफॉर्मर की बात करूं, ये एक पिक्चर जो है वो ट्रांसफॉर्मर का पिक्चर है। इन दैट वी कैन सी दैट कि ट्रांसफॉर्मर इज नॉट ओनली इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट बट इट इन्वॉल्व्स एवरीथिंग इनटू दैट। अगर आप सेंटर पे कॉन्सेंट्रेट करें तो मैग्नेटिक फील्ड है वो ट्रांसफॉर्मर में होता है, लेकिन वही मैग्नेटिक फील्ड हीट भी जनरेट करता है, और जहां पे एडी करंट हो रहा है वहां पे हीट भी आ रही है, तो वहां पे थर्मल फील्ड भी आ रहा है। तो क्या आप एडी करंट की वजह से जो हीट जनरेट होगी उसके लिए आप मैकेनिकल इंजीनियर्स को बुला लोगे? नहीं, वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स को ही करना पड़ेगा डिजाइन, कि भाई इसका हीट डिसिपेशन कैसे करवाऊंगा, थर्मल कंडक्टिविटी, थर्मल फ्लो, हीट फ्लो कैसे होगा, उसका कंप्यूटेशन आपको ही करना पड़ेगा। कोर और वाइंडिंग जो है उसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड भी आता है, वहां पे फोर्सेस भी आ रहे हैं, फोर्सेस आ रहा है। अब ट्रांसफर का वजन कितना होगा, उसके नीचे टैंक कितना चाहिए, उसका स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ कितना चाहिए ट्रांसफर का, वो भी कंप्यूटेशन करना पड़ेगा। फिर ऑयल जो मूव हो रहा है तो उसका जो लिक्विड फ्लो हो रहा है तो वो थर्मल फ्लूइड है, वो एक्चुअली हीट बाहर फेंकने के लिए ही फ्लो हो रहा है। तो फ्लूइड फ्लो में क्या फ्रिक्शन आएगा, क्या वेलोसिटी होगी, उसका कंप्यूटेशन भी करना पड़ेगा। उसके लिए आपको मैकेनिकल इंजीनियर की जरूरत पड़ेगी, तो उसका नॉलेज भी आपको होना चाहिए। वहां पे कपलिंग हो रहा है फील्ड का, तो जो मैं आपको कह रहा था 2 मिनट पहले कि कपलिंग क्या होता है, कपलिंग ये होता है कि जब दो अलग अलग रीजन की चीजें एक जगह मिक्स हो रही है। तो हम लोग तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में क्या कर रहे हैं कि जैसे हमको क्या सिखाया जाता है कि भी जब भी हीट डिसिपेशन हो ना, तो आप कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन, इन तीनों को ढूंढ लो, और वो 6.56 ऐसा कुछ कांस्टेंट ले लो और उसको डिजाइन करके छोड़ दो। जब हम ट्रांसफॉर्मर में उसकी कूलिंग पाइप गिनते हैं ना, कूलिंग पाइप, तो कूलिंग पाइप के लिए एक फॉर्मूला दिया जाता है कि ये फॉर्मूला यूज कर लो और कूलिंग पाइप डिजाइन कर लो, लेकिन सही में ऐसा होता नहीं है फील्ड में। फील्ड में तो वहां पे आपको एक थर्मल इंजीनियर्स की मदद लेनी पड़ेगी, या आपको खुद थर्मल आना चाहिए, जहां पे थर्मल फील्ड के सारे कॉन्सेप्ट्स
और आपके मैग्नेटिक या इलेक्ट्रिकल फील्ड के सारे कॉन्सेप्ट्स मिक्स होने चाहिए, उनका कपलिंग होना चाहिए, तब जाके अच्छी प्रोडक्ट बनेगी। सिंपल छोटा सा इक्वेशन डाल देने से प्रोडक्ट नहीं बनेगी। उसी तरह से जब आप ट्रांसफॉर्मर में ऑयल का फ्लो गिनते हो, तो ट्रांसफॉर्मर तो बहुत बड़ा होता है, इसमें हो सकता है कि बहुत सारा गैलेंस एंड गैलेंस ऑफ ऑयल हो। तो वो जब ऑयल फ्लो होगा तो कितना फ्रैक्शन होगा, कितना वेलोसिटी आएगा, उसके लिए कितनी मोटर चाहिए, कितने आरपीएम की मोटर या कितने टॉर्क की मोटर चाहिए। तो वहां पे फ्लूइड इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मिक्स करना है, कपलिंग करना है। वहां पे नॉइस आ रहा है बहुत सारा, तो अकॉस्टिक इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग को मिक्स करना है, राइट। तो एक ट्रांसफॉर्मर बनाने के लिए कम से कम 12 से 15 इंजीनियरिंग फील्ड का नॉलेज वहां चाहिए, तब जाके ये बनेगा। तो जब तक आप कपलिंग नहीं करते हो तब तक आपको एक अच्छी प्रोडक्ट नहीं मिलती है। तो इसलिए अब जो भी रिसर्च हो रही है, जो भी पीएचडी नए नए बन रहे हैं, वो लोग क्या कर रहे हैं, कपलिंग प्रॉब्लम लेते हैं। कपलिंग का प्रॉब्लम लिया तो 3 साल में गारंटीड पीएचडी निकल जाती है, क्योंकि इस प्रॉब्लम को काम ही नहीं करता है। इंजीनियर सारे क्या काम करते हैं कि मैं तो सिर्फ मेरी इंजीनियरिंग में काम करूंगा, किसी और का कुछ लूंगा नहीं। तो खुद की इंजीनियरिंग में तो सारे प्रॉब्लम्स हो चुके हैं, तो उसमें कुछ आंसर नहीं मिलता, उनको 6 6 7 7 साल निकल जाते हैं। लेकिन जैसे ही आप कपलिंग का काम करते हो, कपलिंग का यानी एक इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल का मिक्स प्रॉब्लम ले लिया, इलेक्ट्रिकल थर्मल का ले लिया, इलेक्ट्रिकल स्ट्रक्चर का ले लिया, तो उस डोमेन में ज्यादा काम करने वाले हैं नहीं, तो फटाफट से आपको प्रॉब्लम्स मिल जाते हैं, फटाफट से आपका रिसर्च हो जाता है और जल्दी आंसर्स मिल जाते हैं। तो एफईएम में करना क्या है एक्चुअली? एफईएम में आपको करना क्या है, पहले तो आपको ज्योमेट्री जो उसको बनानी है, जो ज्योमेट्री उसको आपको सॉफ्टवेयर में बनानी है। ज्योमेट्री बनाने के बाद आपको थिंक करना है, आपको याद करना है कि ये कौन सा सोल्यूशन करूंगा मैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक, मैग्नेटोस्टैटिक, टाइम हार्मोनिक, क्या सोल्यूशन करूंगा, राइट। वैसे ही मैकेनिकल और सिविल वाले उनके खुद के डोमेन्स होंगे, उस तरह के सोल्यूशंस करेंगे। इलेक्ट्रिकल में ये 4 5 डोमेन उसमें सोल्यूशन करते हैं। फिर आपको जो भी मटेरियल है उसको डिफाइन कर देना है कि इसमें मैंने ये आयन लिया है, कॉपर लिया है, एयर लिया है, ये सब डिफाइन कर दो। फिर उसका मैशिंग कर दो। मैशिंग करने के बाद उसके लोकल मैट्रिसेस बना लो, लोकल पे से फिर ग्लोबल बना लो, ग्लोबल मैट्रिसेस बन गए। उसकी बाउंड्री डिफाइन कर दो, कौन कौन सी बाउंड्रीज लगी हुई इस पे वो डिफाइन कर दो, और सोल्यूशन कर दो। तो पूरा सोल्यूशन हो जाएगा। फिर सॉफ्टवेयर आपको खुद बना के पोस्ट प्रोसेसिंग करके देगा कि इंडक्टेंस क्या है, कैपेसिटेंस क्या है, वो सब वहीं से मिल जाएगा। तो इसमें से जो यही चीजें मैंने यहाँ पे एक डायग्राम के थ्रू रखी है, ये डायग्राम किसी भी इंजीनियरिंग के लिए वैलिड है, बिकॉज नॉट ओनली इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल सिविल में भी यही प्रोसीजर रहती है। हो सकता है उनके वेरिएबल्स अलग अलग हो, लेकिन प्रोसीजर यही लेनी है कि आपको पहले प्रॉब्लम डिफाइन करना है, उसका फिर कौन से मैथमेटिकल डोमेन में जाओगे आप वो डिसाइड करना है, डिस्क्रिटाइजेशन मैसिंग करना है, उसका फाइनाइट छोटे छोटे पीसीस करने हैं, फिर उसके लोकल मैट्राइसिस में से ग्लोबल मैट्राइसिस में जाना है, बाउंड्री कंडीशंस लानी है, और फिर आपको सोल्यूशन लाना है, राइट। तो ये सारे प्रोसेस इसमें इन्वॉल्व है। लेकिन हम लोग यहीं पे स्टॉप नहीं करेंगे। हो सकता है कि इसमें सारा मैथमेटिक्स था और आपको लगा होगा कि एफईएम तो बहुत टफ है, लेकिन सॉफ्टवेयर ऐसा नहीं है। सॉफ्टवेयर तो आपको ये सब कुछ जानने की जरूरत ही नहीं है। इनफैक्ट अब तक का लेक्चर आपको बिल्कुल समझ में ना आया हो तो भी वांदा नहीं है, बिकॉज सॉफ्टवेयर इतना इजी है कि आप आराम से उसको 10 मिनट में सीख पाओगे, राइट। तो अब हम सॉफ्टवेयर की तरफ जाएंगे। तो मैं सॉफ्टवेयर के बारे में थोड़ा बताऊंगा। हम लोग एक दूसरी पीपीटी की ओर जाते हैं। कुणाल सर, बीजी पीपीटी देखाई छे? हाँ, ओके सर। ओके। यस, इंट्रोडक्शन टू तो फाइनेंस। हम लोग आज बात करेंगे एक एफईएम सॉफ्टवेयर के बारे में। सॉफ्टवेयर का नाम है
फाइनाइट एलिमेंट मेथड मैग्नेटिक्स। एक और एम लगा दो, FEMM। कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि FEMM है या FEM है। तो FEM है वो मेथड है, और FEMM है वो सॉफ्टवेयर है, राइट। तो क्या यही सॉफ्टवेयर है हमारे पास? क्या मैं इसका ब्रांड एम्बेसडर हूं या इसी को सिखाता रहता हूं? तो ये बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये फ्री है इसलिए सिखा रहे हैं। अदरवाइज इसकी तरह के बहुत सारे सॉफ्टवेयर मार्केट में, कम से कम 200-300 ओपन सोर्स FEM के सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं। आप जो चाहो वो यूज कर सकते हैं। तो हम लोग आज FEMM पढ़ेंगे, राइट। तो पहले तो सबसे पहले ये ओपन सोर्स है, तो उसके सामने हमारे पास कौन से सॉफ्टवेयर हैं जो लाइसेंस वाले हैं या जो मार्केट में बहुत फेमस हैं। तो हमारे पास जो सॉफ्टवेयर्स हैं वो है एंसिस, कॉमसोल, मैग्नेट, विजमेक। ये सारे उसके लाइसेंस वर्जन सॉफ्टवेयर हैं, राइट। उन सॉफ्टवेयर में काम करने से आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलने वाले हैं। अब आप लोग सोचेंगे सर हम सब ये कहाँ से लाएंगे, हम तो गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ते हैं, तो हमारे पास ये सॉफ्टवेयर कैसे आएंगे। तो आप सबकी जानकारी के लिए, सारी की सारी गवर्नमेंट कॉलेजों को ये सॉफ्टवेयर पिछले साल फुल लाइसेंस वर्जन दिया गया है। आप कोई भी गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ते हो तो सब गवर्नमेंट कॉलेज में मैक्सवेल करके लाइसेंस FEM सॉफ्टवेयर आपकी कंप्यूटर लैब में अवेलेबल है। आप प्लीज अपनी कंप्यूटर लैब में जाइए, तो वहां पे आप देखेंगे कि सारी गवर्नमेंट कॉलेज में मैक्सवेल सॉफ्टवेयर सेंट्रली कमिश्नर ऑफिस के थ्रू परचेस करके दिया गया है। और मैक्सवेल से भी बहुत ही अच्छी क्वालिटी का सॉफ्टवेयर कुछ इंजीनियरिंग कॉलेजेस के पास हैं, जिनके पास सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है। जिनके पास सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है, जैसे कि पाटन की कॉलेज है, राजकोट की कॉलेज के पास है, LD के पास है, IIT राम के पास है। जिन जिन कॉलेज के जो कॉलेजेस के पास सेंटर ऑफ एक्सीलेंस सीमेंस का है, उनके पास भी एक NX करके सॉफ्टवेयर है जो कि मैकेनिकल इंजीनियर्स यूज करते हैं। तो वो भी एक FEM बेस्ड सॉफ्टवेयर है, राइट। तो जो भी गवर्नमेंट कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं बच्चे, प्लीज आप ध्यान रखिए कि आपकी कॉलेज के पास एक लाइसेंस वर्जन फुल फ्लेज सॉफ्टवेयर है। तो आपको ओपन सोर्स के ऊपर डिपेंड रहने की जरूरत नहीं है। आप अपनी कॉलेज में ये सॉफ्टवेयर यूज कर सकते हो। लेकिन अगर आप घर पे यूज करना चाहते हो, आपके खुद के लैपटॉप पे या घर के PC के ऊपर यूज करना चाहते हो, तो आप FEMM यूज कर सकते हो, जो कि एक फ्री सॉफ्टवेयर है। लेकिन ये दिक्कत ये है कि फ्री सॉफ्टवेयर में कम पॉसिबल कुछ कम चीजें दी होती है, और लाइसेंस सॉफ्टवेयर में ज्यादा चीजें दी होती है। तो हमेशा लाइसेंस सॉफ्टवेयर पे काम करना अच्छा रहता है, लेकिन लाइसेंस ना मिले तो ओपन सोर्स में अपने एटलीस्ट बीटेक लेवल का काम तो हो ही सकता है। तो FEMM क्या है? तो एक 2D सॉफ्टवेयर है जिसमें प्लेनर और एक्सिस सिमेट्री दोनों ही काम हो सकते हैं। प्लेनर यानी कि सरफेस के एनालिसिस, और एक्सिस सिमेट्री यानी कि जैसे कि ये बोतल, तो बोतल में सेंटर के आसपास सब कुछ सेम है, राइट। तो दिस इज एक्सिस सिमेट्री ज्योमेट्री। और ये प्लेन ज्योमेट्री है, राइट। तो प्लेनर या एक्सिस सिमेट्री दोनों ही काम कर सकते हैं। और इसमें मैग्नेटोस्टैटिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक, स्टेडी स्टेट, हीट फ्लो, ये सारी चीजें कर सकते हैं आप। इसको डाउनलोड करना हो तो इसके लिए लिंक यहाँ पे दी गई है, डॉक्यूमेंटेशन वहां पे अवेलेबल है, और उनके जो ऑथर है उसकी लिंक भी यहाँ पे दी हुई है। जैसे कि बताया मैंने, मैग्नेटोस्टैटिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक, हीट फ्लो, ये सब काम इसमें आप कर सकते हो। तो जब भी आप FEM खोलोगे तो आपका इनिशियल स्क्रीन जो लेफ्ट हैंड साइड दिखा है वैसे ग्रे कलर का दिखेगा। और जब आप फाइल मेनू में जाके न्यू फाइल ओपन करोगे तो आपको पूछेगा कि क्या करेंगे आप, इलेक्ट्रोस्टैटिक करना चाहोगे, मैग्नेटोस्टैटिक करना चाहोगे, क्या करना चाहोगे। तो आप जो करना चाहो उसका आंसर दे दो, इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो वो देने के बाद आपको ये स्क्रीन मिल जाएगी। बहुत ही कम चीजें अवेलेबल है इसमें। तो और अच्छा है कि जितना कम हो उतना हमारे पास कॉम्प्लेक्सिटी कम हो जाती है। तो ड्रॉ मेनू सबसे पहले दिया हुआ है, ड्राइंग मेनू। ड्रॉ में हम क्या करने, जैसे मुझे ट्रांसफॉर्म बना था उसके लिए मुझे पॉइंट चाहिए, लाइंस है, कर्व्स, ऐसा कुछ चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि सबसे पहला जो मेनू है वो पॉइंट का मेनू है। फिर ब्लू कलर की लाइन है, वो लाइन ड्रॉ करनी है तो वो सिलेक्ट करने का। कर्व करना है तो थर्ड मेनू।
पूरा का पूरा ज्योमेट्री सिलेक्ट करना है तो फिफ्थ, फोर्थ एंड फिफ्थ बटन कैन बी यूज्ड। सेकंड लाइन इज फॉर व्यू मेनू, जूम इन जूम आउट, लेफ्ट राइट अप डाउन मूवमेंट, वो आप कर सकते हो। ग्रिड मेनू यानी कि आपको जो डॉट्स दिख रहे थे, वो डॉट्स ग्रिड आप बढ़ाना कम करना चाहो तो ग्रिडिंग कर सकते हो। और लास्ट वाला जो मेनू है वो एनालिसिस के लिए है, कि जिसमें मैशिंग करना हो तो फर्स्ट येलो कलर का चार फोर स्क्वायर दिख रहा है वो है। फिर सोल्यूशन के लिए क्रैंकशाफ्ट है। पोस्ट प्रोसेसिंग के लिए स्पेक्टिकल्स का मेनू है। और मटेरियल सिलेक्ट करने के लिए बाकी के तीन चीजें आप ले सकते हो। फैसिलिटीज क्या है? तो सबसे पहले तो ये ओपन सोर्स है और उसको लुआ नाम की लैंग्वेज में लिखा गया है। वो दूसरे सॉफ्टवेयर के साथ भी बात कर सकता है, एफईएमएम जो है वो मैथमेटिका के साथ बात कर सकता है। कैड सॉफ्टवेयर आपका जैसे ऑटो कैड है तो उसमें बात कर सकते हैं। जैसे आपने ऑटो कैड में कोई ज्योमेट्री बना ली तो उसकी डीएक्सएफ फाइल है, उसको आप कंप्लीटली यहाँ पे एक्सपोर्ट कर सकते हो। कई बार क्या होता है कि हमारे पास डिजाइन रेडी है तो डिजाइन को यहाँ पे आप इंपोर्ट कर लो, तो उसके ऊपर आप सीधा एनालिसिस कर सकते हो। तो ज्योमेट्री क्रिएशन का जो पेन है वो यहाँ पे नहीं होगा, वो आप कैड सॉफ्टवेयर में कर सकते हो। और आई होप कि आप सब लोग कैड सॉफ्टवेयर में माहिर होंगे ही, क्योंकि एक इंजीनियर्स जो होता है जो कोर ब्रांच में काम करता है, इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल और सिविल, इन तीनों इंजीनियर्स को कैड के सॉफ्टवेयर आने चाहिए। कैड यानी क्या? कंप्यूटर एडेड डिजाइन। ऑटोकेड सिर्फ एकमात्र सॉफ्टवेयर नहीं है, कैड के बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स आते हैं। तो कोई भी एक अच्छा सा सॉफ्टवेयर आपको आना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली डिजाइन करना ये बहुत जरूरी है। तो इसलिए कैड सबको आना चाहिए। तो एफईएमएम क्या करता है कि आपको अगर बाहर से डिजाइन मिल गई है तो आप सीधा यहाँ पे इसको इंपोर्ट कर सकते हो। तो चलो हम लोग कुछ एग्जाम्पल देते हैं। एक एक करके सॉफ्टवेयर सिखाऊं उससे अच्छा है कि सीधा एग्जाम्पल ही गिनते हैं। तो एग्जाम्पल गिनते गिनते ही हम लोग पूरा सॉफ्टवेयर समझ जाएंगे कि कैसे काम करना है। तो हम लोग एक एग्जाम्पल कंप्यूट करते हैं। तो हम लोग एक बहुत ही फेमस एग्जाम्पल है वो लेते हैं, कि हाउ टू कैलकुलेट लीकेज इंडक्टेंस। जनरली हम लोग ये मशीन्स में करते हैं। कुणाल सर, ये दिख रहा है आपको लीकेज इंडक्टेंस का स्लाइड? कुणाल सर, कैन यू सी लीकेज इंडक्टेंस कैलकुलेशन? Yes, 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 sir. sir. Yes, sir. ओके, Calculation of leakage reactance. Clearly, sir. या तो ये हम लोग करवाते हैं फिफ्थ इलेक्ट्रिकल सिक्स इलेक्ट्रिकल में, कि हम लोग ट्रांसफॉर्मर का लीकेज इंडक्टेंस फाइंड करने का ट्राई करते हैं, राइट? तो हम लोग क्या करेंगे कि एक न्यूमेरिकल मेथड से ट्राई करेंगे और अपने के सोनी वाली मेथड से भी ट्राई करेंगे और देखेंगे कि लीकेज इंडक्टेंस हम लोग कैलकुलेट कर पाते हैं नहीं। तो सबसे पहले जैसे मैंने दिखाया था कि सबसे पहले डेफिनेशन ज्योमेट्री बनानी है, प्रॉब्लम डिफाइन करेंगे और ज्योमेट्री बनाएंगे और फिर उसको सॉल्व करेंगे। तो हमको ये कुछ डेफिनेशन में दिया गया था, जो न्यूमेरिकल है उसमें ऐसा कुछ डेफिनेशन है कि भी आपके पास ये ट्रांसफॉर्मर है जिसमें ये डायमेंशंस हैं, एलवी एचवी कोर, उसके सारे कोऑर्डिनेट्स एक्स और वाई हमको दिए गए हैं। तो सबसे पहले जो पूरा हमारा जो ये न्यूमेरिकल है उसमें से ज्यादातर स्लाइड इसको डिफाइन करने में जाएगी, राइट? ये कैसे बनाएंगे? तो सबसे पहले जो पॉइंट दिए हैं उसके एक्स वाई हम लिख लेंगे कहीं पे, और उसको फिर हम लोग सॉफ्टवेयर में एंट्री करेंगे। तो कैसे एंट्री कर रहे हैं? जैसे कि मैंने बताया, आप जैसे ही प्रॉब्लम खोलोगे तो आपको पूछेगा कि क्या प्रॉब्लम करना है आपको, मैग्नेटिक्स का करना है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, करंट का, हीट का, क्या करना है? तो ये हमारा लीकेज इंडक्टेंस वो एक मैग्नेटिक प्रॉब्लम है, तो हम लोग कहेंगे भाई मुझे तो मैग्नेटिक करना है। अगर ये इंसुलेशन का होगा तो इलेक्ट्रोस्टैटिक कहते, लेकिन क्योंकि ये ट्रांसफॉर्मर मैग्नेटिक्स का है तो हम लोग उसको मैग्नेटिक प्रॉब्लम कहेंगे। अब सबसे पहले हम लोग पॉइंट बना देंगे। जैसे आपको एक रंगोली बनानी हो तो रंगोली के लिए क्या करोगे, आप पहले तो पॉइंट्स बना दोगे और फिर सारे पॉइंट्स को ज्वाइन करोगे। तो यहाँ पे हमको ज्योमेट्री क्रिएट करनी है तो स्क्वायर करना है, तो स्क्वायर के चार पॉइंट बनाए फिर उसमें लाइन ड्रॉ कर देंगे।
तो सबसे पहले ये पॉइंट मेनू लेंगे, और पॉइंट मेनू लेने के लिए मैंने पूरा लिखा हुआ है कि लेफ्ट क्लिक लो, लेफ्ट क्लिक, राइट स्क्रीन करो, फिर राइट क्लिक करोगे तो नोड बनेगा, फिर प्रेस टैब की करोगे तो वहां पे एक्स और वाई की विंडो खुलेगी और वहां पे आपको एक्स और वाई लिखना है। तो यहाँ पे ये पूरी प्रोसीजर फॉलो करके लेफ्ट हैंड साइड मैंने सारे पॉइंट्स क्रिएट किए हैं, और यहाँ पे मैंने एक्स और वाई जो लिया है वो लिखा हुआ है। तो ये एक्स और वाई कहाँ से मिला मुझे? तो ये एक्स और वाई मुझे यहाँ से मिला। द प्रॉब्लम इज ऑलरेडी हैज गिवन कि ये एक्स और वाई क्या है, तो उसी को एक्स और वाई लेके मैंने ये पूरा पॉइंट्स क्रिएट किए। अब पॉइंट क्रिएट करने के बाद यू हैव टू गो टू लाइन मेनू, आपको लाइन सिलेक्ट करनी है, और लाइन मेनू में जाने के बाद यहाँ पे आपको दिखाया गया है कि ऊपर लाइन का बटन है, वो लाइन का बटन आप सिलेक्ट कीजिए। किस तरह से करेंगे? तो लेफ्ट क्लिक ऑन द फर्स्ट नोड, यानी कि ये फर्स्ट नोड के ऊपर जाके आप लेफ्ट क्लिक करोगे, जबकि नोड का कलर लाल हो जाए तो उसको पकड़ के दूसरे पॉइंट तक जाओगे तो दोनों के बीच में एक लाइन खींच जाएगी और फिर दोनों कनेक्ट हो जाएंगे। तो इस तरह से पूरा कनेक्ट करना है। आप देख रहे हो कि बाहर की तरफ जो है वो कोर बना हुआ है, अंदर विंडो बना हुआ है, और विंडो में लेफ्ट हैंड साइड एलवी और राइट हैंड साइड एचवी, इस तरह से हमने चार रेक्टेंगल्स बनाए। चार रेक्टेंगल में सबसे बाहरी वाला रेक्टेंगल है वो कोर का है, सेकंड वाला रेक्टेंगल है वो विंडो का है, थर्ड वाला रेक्टेंगल जो है वो एलवी का है, और फोर्थ वाला रेक्टेंगल जो है वो एचवी का है। अब हमारे पास चार तरह के मटेरियल हो गए। चार तरह के मटेरियल कौन से? एक तो कोर है, दूसरा एयर है, तीसरा कॉपर है, लेकिन कॉपर में भी दो तरह के कॉपर वाली जगह है, एक तो एलवी की कॉपर और एक एचवी की कॉपर। तो हम लोग दोनों को अलग ही ट्रीट करेंगे क्योंकि अल्टीमेटली दोनों में करंट अलग जाने वाला है। तो हम लोग एलवी, एचवी, एयर और कोर, इस तरह से चार डोमेन्स डिसाइड करेंगे। तो डोमेन्स डिसाइड करने के लिए जो डबल सर्कल वाला जो पॉइंट कमांड है उसको सिलेक्ट करके आप यहाँ पे चार जगह पे क्लिक करो। चार जगह ऐसी कि जो उसी डोमेन की हो, एक बार कोर में क्लिक करो, एक बार एयर में क्लिक करो, एक बार एलवी में क्लिक करो, एक बार एचवी में क्लिक करो। अगर आपने गलती से कहीं और क्लिक कर दिया तो आपका न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं होगा, क्योंकि सॉफ्टवेयर ये समझेगा कि इसमें पांच मटेरियल है, राइट? या फिर आपने गलती से एयर की बजाय दो बार कोर में क्लिक कर दिया तो फिर वो एयर गिनेगा ही नहीं, वो कोर को ही दो बार गिनेगा, कोर के मटेरियल को। तो ध्यान रखिए कि क्लिक करते वक्त उसी डोमेन में क्लिक होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो जो नन लिखा हुआ है, वहां पे मैंने चार सलीके से क्लिक किए हैं सो दैट एयर में क्लिक हुआ है, कोर में क्लिक हुआ है, एलवी और एचवी दोनों में क्लिक हुआ है। तो उस तरह से आप ये चार डोमेन स्पेसिफाई करोगे। नन इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि अभी तक हमने सॉफ्टवेयर को ये नहीं बोला है कि मेरे कौन से डोमेन्स हैं, इसलिए बाद में ये आ जाएगा दो तीन स्लाइड में। अब नेक्स्ट आपको क्या करना है कि आपकी ज्योमेट्री डिफाइन करनी है। तो प्लेनर ज्योमेट्री, प्लेन ज्योमेट्री ली है हमने, एक्सिस सिमेट्री नहीं, प्लेन लिया हुआ है। तो प्लेन ज्योमेट्री, अब हम मटेरियल को डिफाइन करना शुरू करेंगे। तो सबसे पहला मटेरियल हम लेंगे, उसको कैसे डिफाइन करेंगे? तो मेनू में ऊपर प्रॉपर्टी का टैब होता है, तो प्रॉपर्टी को जब आप क्लिक करोगे तो उसमें मटेरियल का टैब आएगा, और मटेरियल में जब ऐड मटेरियल करोगे तो ये पूरी ब्लॉक प्रॉपर्टी खुल जाएगी। उसमें सबसे पहला हम एयर डिफाइन करेंगे कि एक मटेरियल मेरा एयर है। एयर की कोई रिलेटिव परमिटिविटी परमिएबिलिटी नहीं होती है, तो म्यू एक्स और म्यू वाई 1 रखेंगे, और बाकी सारे पैरामीटर्स हम अनटच रखेंगे और एयर को एयर की तरह डिफाइन करेंगे। उसके आगे जाएंगे हम लोग, कोर, एलवी और एचवी को डिफाइन करेंगे। उसी प्रोसीजर से प्रॉपर्टी में जाना है, वहां से मटेरियल में आना है और फिर एड न्यू मटेरियल करना है। तो कोर, एलवी और एचवी डिफाइन करेंगे। जब आप कोर में देखोगे तो फर्स्ट लाइन में कोर लिखा हुआ है, लेकिन थर्ड लाइन में मैंने 50,000 लिखा हुआ है। तो यहाँ पे मैं उसकी परमिएबिलिटी 50,000 इनपुट दे रहा हूँ, क्योंकि कोर में हमेशा मैग्नेटिक मटेरियल उसकी परमिएबिलिटी होती है, तो वो परमिएबिलिटी हमने डिफाइन की है जो डेटा में दी हुई है। बाकी कुछ चीज हम चेंज नहीं कर रहे हैं। लेकिन जब एलवी और एचवी की बात करेंगे तो एलवी और एचवी में जब आप सेंटर में देखोगे तो वहां पे सोर्स करंट डेंसिटी दिख रही है। तो सोर्स करंट डेंसिटी जो है वो मैंने यहाँ पे 1.7 रखी है,
और एचवी के केस में वो -1.36 रखी हुई है। तो ये मुझे कहाँ से मिला सोर्स करंट डेंसिटी? तो ये हमको डेटा शीट में से मिलेगा। डेटा शीट में आपको जब सेकेंडरी और प्राइमरी का करंट दिया जाए, तो सेकेंडरी और प्राइमरी का करंट अगर आपको पता हो और आपको कंडक्टर के क्रॉस सेक्शंस भी डायमेंशन में दिए होते हैं, तो उस पर से आपको करंट डेंसिटी मिल जाती है। तो जो हमारी डेटा शीट है ट्रांसफर की, उसमें से मैंने करंट डेंसिटी निकाली हुई थी। तो एलवी में मैंने 1.70 लिखा और एचवी में मैंने -1.36 लिखा। अब माइनस लिखने की जरूरत क्या है? क्योंकि एलवी और एचवी दोनों में हमेशा करंट ऑपोजिट डायरेक्शन में रहता है। आप प्लीज समझो कि एलवी एचवी जो है उन दोनों में हमेशा करंट एक दूसरे के ऑपोजिट घूमता है। तो इसलिए किसी एक को आपको माइनस करना पड़ेगा। तो इसलिए यहाँ पे माइनस, क्योंकि वहां पे करंट डायरेक्शन एलवी के कंपेयर में रिवर्स है, तो इसलिए वहां का माइनस लिखा। अब हमने मटेरियल डिफाइन कर दिए, यानी डोमेन डिफाइन कर दिए, कोर, एयर, एलवी, एचवी। लेकिन बाउंड्री डिफाइन करना बाकी है। तो प्रॉपर्टीज में जाएंगे, बाउंड्री का टैब खोलेंगे और वहां पे हम लोग ऐड बाउंड्री प्रॉपर्टी करेंगे। अब बाउंड्री में हम लोग लिखेंगे ए इज इक्वल टू 0। अब ए क्या है? तो ए है मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल। अगर आपने ठीक से विलियम हेड को पढ़ा है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स पढ़ा हुआ है, तो उसमें फ्लक्स डेंसिटी बी आता है। और फ्लक्स डेंसिटी बी जो है वो डबल डेरिवेटिव है, लेकिन उसके पहले का जो सिंगल डेरिवेटिव है वो है ए, मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल। जो लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स पढ़ते हैं उनको पता है कि ए नाम की एक क्वांटिटी जिसको हम मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल कहते हैं, तो उसको हम ए इज इक्वल टू 0 डिफाइन करेंगे। बाउंड्री दो तरह की होती है, न्यूमन और डिरिचलेट। तो वो आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स से सिखाया गया था। क्योंकि हमको मैथमेटिक्स ज्यादा लेना नहीं है, तो इसलिए सिर्फ हम नाम याद रखो, दो तरह की बाउंड्री होती है, न्यूमन और डिरिचलेट, और मिक्स भी हो सकती है, दोनों की मिक्स। तो अभी हमने क्या किया, फिर से रिवाइज करते हैं हमने क्या किया। पहले तो जो प्रॉब्लम डिफाइन किया, मैग्नेटोस्टैटिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक, वो ज्योमेट्री बनाई, मटेरियल इंट्रोड्यूस किया, बाउंड्री इंट्रोड्यूस की। अब हम मटेरियल को असाइन करते हैं। इंट्रोड्यूस तो किया लेकिन असाइन भी करना पड़ेगा, तो हम लोग असाइन करते हैं। तो असाइन में क्या करेंगे कि आप ये डबल सर्कल वाले मेनू में जाइए, और जैसे ही आप राइट क्लिक ऑन द ब्लॉक पॉइंट, यानी कि जो नन लिखा हुआ है वहां पे राइट क्लिक करोगे, तो ये प्रॉपर्टी खुल जाएगी। तो वहां पे ड्रॉप डाउन मेनू में आप ये जो ब्लॉक टाइप है, वहां पे ड्रॉप डाउन मेनू में कोर लिखा मिलेगा आपको, क्योंकि आपने ऑलरेडी सॉफ्टवेयर को बोल दिया है कि मेरे पास कोर नाम का एक ब्लॉक है, तो वो मिलेगा। तो वहां पे आप कोर लिख दीजिए, मैश साइज कर दीजिए। मैश साइज आप 0.015 या उससे कम, जितना कम रखोगे उतनी आपकी कंप्यूटेशन अच्छी होगी। तो यहाँ पे मैंने 0.015 लिया है, आप उससे भी कम, उससे भी ज्यादा ले सकते हो। लेकिन शुरुआत में आप यहाँ ये वैल्यू लेके कर सकते हो। अगर आपके पास बहुत बड़ा अच्छा कंप्यूटर है तो आप और कम ले सकते हो, लेकिन कंप्यूटर अच्छा नहीं है तो आप उसको ज्यादा भी ले सकते हो। तो मैशिंग करो, यानी यहाँ पे हम असाइनिंग कर रहे हैं कोर को। फिर कोर कर दिया, फिर उसके बाद एयर को करो, एचवी को करो, एलवी को करो, उसी तरह से वही स्टेप रिपीट करो, एयर के लिए, एचवी के लिए, एलवी के लिए। तो ये पूरा आपने असाइन कर दिया। अब हम लोग बाउंड्री को असाइन करेंगे। तो बाउंड्री के लिए आपको लाइन मेनू सिलेक्ट करना है और वहां जाके लाइन के ऊपर बाहर की बाउंड्री, बाउंड्री क्या कहते हैं, जहाँ पे मटेरियल खत्म होता हो, यानी जो प्रॉब्लम है वो हमारा खत्म हो रहा है, वो हमारी बाउंड्री है। तो चारों बाहर की जो चीजें हैं, चारों लाइन है, उनको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने पे वो रेड हो जाएंगी, और जैसे ही रोड होगी तो वहां पे बाजू में एक मेनू खुलेगा, सेगमेंट प्रॉपर्टी, वहां पे आप ए इज इक्वल टू 0 डाल दो, तो पूरा मटेरियल वो सिलेक्ट हो जाएगा। और वहां पे हमने बाउंड्री असाइन कर दी। तो ये आपका काम पूरा हो गया। अभी जो भी करना है वो सॉफ्टवेयर को करना है, राइट। तो हमने फिर से एक बार क्या किया, ज्योमेट्री डिफाइन की, मटेरियल टाइप ऑफ प्रॉब्लम डिफाइन किया, मटेरियल क्रिएट किया, बाउंड्री क्रिएट की, मटेरियल असाइन किया, बाउंड्री असाइन की। बस अभी तो सिंपल सॉफ्टवेयर को काम करना है। वो क्या करेगा, आप मशीन के बटन पे दाबो तो मशीन पूरा उसको मैशिंग कर देगा। आप देख सकते हो कि पूरे ज्योमेट्री को उसने 14,690 ट्राइंगल्स में डिवाइड कर दिया, राइट, 14,690। अगर आपने 0.015 मैशिंग के साइज ना लिया होता और कम लिया होता,
तो हो सकता है 50,000 हो जाता, और उससे आपने ज्यादा लिया होता तो ये हो सकता था 1,500 हो सकता था। तो जितना फाइन मैशिंग लोगे उतना ज्यादा एलिमेंट बनेगा, जितना आप कम मैशिंग लोगे उतना आपका कम ट्राइंगल्स बनेंगे। तो पूरा आपका मैशिंग हो गया, और मैशिंग होने के बाद आप क्रैंकशाफ्ट को हैंडल करो, और फिर बाद में ये स्पेक्टेकल्स कर दो, तो ये पूरा एनालिसिस कर देगा। और ये आपको पूरा लीकेज इंडक्टर लीकेज फ्लक्स जो है वो कैसे मूव करता है, वो पूरा आपको एक डायग्राम मिल गया। जो फ्लक्स है एलवी और एचवी से जो निकलने वाला है वो कैसे मूव करेगा वो आपको पता चल जाएगा। राइट। अब ये जो चीज है, ये फीलिंग आपको कभी भी बुक से नहीं मिलेगी। जब आपको ये पिक्चर बन के आएगा तो यू विल फील लाइक यू हैव अचीव्ड समथिंग, बिकॉज दिस इज द डिजाइन विच यू वांट, एंड दिस विल टेल यू कि आपके ट्रांसफर के अंदर फ्लक्स कैसे फ्लो होने वाला है। ये चीज हम लोग एक सोनी की मदद से नहीं ला पाएंगे, उसमें सिर्फ कंप्यूटेशन होगा, लेकिन ये विजुअल इफेक्ट जो आ रही है, फ्लक्स कैसे घूम रहा है वो जो दिख रहा है, वो हमको बुक्स में नहीं मिल पाता, इसलिए हमको फिर ये सॉफ्टवेयर में आना पड़ता है। अब हमने प्रॉब्लम की डेफिनेशन कैसे किया था कि लीकेज इंडक्टेंस फाइंड करना है। ठीक है, तो अभी आपको ये तो मिल गया। तो इंडक्टेंस के लिए क्या करना पड़ता है, एनर्जी 1/2 L I² वो फॉर्मूला है उसका। तो हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले एयर को सिलेक्ट करेंगे विद दिस बटन। हम लोग ये पूरे कोर को सिलेक्ट करेंगे। तो जैसे सिलेक्ट करोगे यहाँ पे एक ब्लॉक इंटीग्रल आएगा, इंटीग्रेशन का साइन आएगा, ऊपर दिया हुआ इंटीग्रेशन का साइन। तो इंटीग्रेशन का साइन आप लेते हो तो इट विल आस्क कि आप किसका इंटीग्रेशन करना चाहते हो, फील्ड एनर्जी का या फोर्स का, किसका। तो हम लोग कहेंगे फील्ड एनर्जी का। ड्रॉप डाउन मेनू से फील्ड एनर्जी सिलेक्ट करेंगे तो वो हमको कुछ वैल्यू देगा। तो उसी तरह से एयर में, कोर में, एलवी में, एचवी में, सब में हम लोग एनर्जी फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे आप टेबल में देख सकते हो कि कोर में एनर्जी क्या है, एयर में क्या है, एलवी में क्या है, एचवी में क्या है। वो एनर्जी हमने फाइंड कर ली। और फिर ये तो हमने 2D में काम किया था, लेकिन ये तो 3D चीज है, ट्रांसफॉर्मर तो 3D है। तो 3D के लिए हमको पाई इंटू आर इंटू एनर्जी, ये जो फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, वो एनर्जी का फॉर्मूला लगाएंगे, उसको 3D में कन्वर्ट करेंगे। तो सारे एनर्जीज को मैंने जूल्स में कन्वर्ट किया, जूल्स में कंप्यूट किया, और टोटल एनर्जी फाइंड आउट की। और टोटल एनर्जी को मैंने 1/2 L I² से कंपेयर किया। तो यहाँ पे मुझे एल की वैल्यू मेरी 0.1553 हेनरी। तो इस तरह से ये पूरा न्यूमेरिकल सॉल्व होता है, जिसमें कि 1/2 L I² इज इक्वल टू एनर्जी, और उस पे से हमको लोग एल फाइंड कर सकते हैं। आई की वैल्यू हमको डेटा में दी हुई होती है, तो वहां से हमको इंडक्टेंस मिल जाएगा। अगर यही न्यूमेरिकल हम लोग ए के सोनी की मेथड से करते, या फिर ये एसवी कुलकर्णी की एक बुक है जिसमें ये न्यूमेरिकल दिया हुआ है, अगर उसी न्यूमेरिकल को हम लोग करते, उसमें हाइट, एरिया, वो सब दिया होता है, तो हमको 0.158 मिलता। और यहाँ पे हमको 0.155, यानी कि दोनों ही आंसर हमारे नजदीक है। सो दैट वी कैन से कि जो हमारा सोल्यूशन है वो सही रास्ते पे है और हमने सही कैलकुलेशन की है। राइट। तो हमारा पहला न्यूमेरिकल हुआ कैलकुलेशन ऑफ लीकेज इंडक्टेंस। और एक न्यूमेरिकल लेते हैं, फोर्स ऑन अ प्लंजर। इसको मैं शेयर करता हूं। या इज इट विजिबल, फोर्स ऑन अ प्लंजर स्लाइड? यस सर। ओके। सो कई बार हम लोग ईईडी के सब्जेक्ट में या डिजाइन के सब्जेक्ट में बच्चों को ये एग्जांपल देते हैं कि आपके पास एक छोटा सा मैग्नेट है, उसके ऊपर कॉइल है, तो वो कॉइल की वजह से जो प्लंजर है कितना फोर्स उस पर लगेगा। ये हमारा बहुत ही फेमस न्यूमेरिकल है। हम लोग कई बार इसको गिनते हैं। और इनफैक्ट पिछले वाले सिलेबस में तो ये था कि हॉर्सशू मैग्नेट, सर्कुलर मैग्नेट, ऐसे सब था। नए वाले सिलेबस में पता नहीं कब आएगा ये। लेकिन इसमें भी ये हमारा प्रॉब्लम ज्योमेट्री है। यू कैन सी कि यू हैव अ मैग्नेट,
उसके अंदर कॉइल है और कॉइल के अंदर एक छोटा सा शाफ्ट है जिसको हम प्लंजर कहते हैं। तो जब कॉइल के अंदर करंट फ्लो होता है तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाता है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट की वजह से उस प्लंजर के ऊपर आइदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्जन लगता है। तो हमको सॉफ्टवेयर की मदद से ये फाइंड करना है कि ये फोर्स क्या है, राइट। इसके लिए हमारे पास ऑलरेडी न्यूमेरिक एनालिटिकल सोल्यूशन तो होते ही हैं, उसके इक्वेशंस भी है, लेकिन हम ये देखना चाहते हैं कि क्या हम इस सॉफ्टवेयर की मदद से भी उस तरह का काम कर सकते हैं कि नहीं। तो सारे डायमेंशंस हमको दिए हुए हैं। तो इसी डायमेंशंस को सबसे पहला काम क्या करना है, इनको ज्योमेट्री क्रिएट करनी है। तो सब ज्योमेट्री क्रिएट, सब जैसे हम सॉफ्टवेयर खोलेंगे तो पूछेगा क्या काम करना चाहते हो, इलेक्ट्रोस्टैटिक, मैग्नेटोस्टैटिक, हम कहेंगे मैग्नेटोस्टैटिक। फिर ये डॉट वाले मेनू से मैंने आपको ये एक्स वाई दिए हुए हैं, तो उसकी मदद से आप लोग पूरा ये डॉट्स मार्क कर दोगे कि इस पूरे ज्योमेट्री में कितने डॉट्स हैं। फिर लाइन वाले मेनू से आप पूरी लाइंस मार्क कर दोगे। तो जब भी आप लाइन मार्क करोगे तो आपको दिख रहा है कि मैंने क्या किया है, यहाँ पे सिर्फ आधा ही बनाया है, पूरा ज्योमेट्री नहीं क्रिएट किया, आधा ज्योमेट्री क्रिएट किया। क्यों? क्योंकि ये एक्सिस सिमेट्री प्रॉब्लम है। तो एक्सिस सिमेट्री प्रॉब्लम में क्या होता है कि आप आधा काम करो, बाकी का आधा काम सॉफ्टवेयर खुद कर लेगा, क्योंकि उसको पता है कि बाकी की ज्योमेट्री तो सेम ही है। तो ये जो फिगर है ऊपर, इसको अगर मैं सेंटर से काट दूं तो सेंटर से काटने के बाद जो दिखेगा वही यहाँ पे ये ड्रॉ हुआ है कि इसको मैंने सेंटर से काटा हुआ है। तो आधा प्लंजर, आधा कोर, आधी एयर गैप, आधा वन विंडो, ये हमको यहाँ पे दिख रहा है, आधा कॉइल दिख रहा है, क्योंकि ये एक्सिस सिमेट्री प्रॉब्लम है। पहले वाला जो था वो प्लेनर प्रॉब्लम था। अब तीसरा स्टेप, हमको डोमेन्स डिफाइन करने हैं, ब्लॉक्स डिफाइन करने हैं। तो मैंने 4 ब्लॉक्स डिफाइन कर दी, और यहाँ पे भी ध्यान रखना है, सबसे ऊपर वाला जो नन लिखा है वो कोर है, दूसरा वाला जो है वो वाइंडिंग है, तीसरा वाला एयर है, और चौथा वाला प्लंजर है मेरा, राइट। फिर एक्सिस सिमेट्री, जैसे कि मैंने कहा कि एक्सिस सिमेट्री तो प्रॉब्लम में जाके हम डिफाइन करेंगे कि एक्सिस सिमेट्री प्रॉब्लम है। फिर प्रॉपर्टीज देंगे, मटेरियल प्रॉपर्टी डिफाइन करेंगे। तो मटेरियल प्रॉपर्टी में एयर की तो कोई प्रॉपर्टी होती नहीं है, सिर्फ उसका परमिएबिलिटी 1 होता है, तो वो डिफाइन कर दिया। कॉइल जो है वो कॉपर की बनी होती है, तो उसमें भी परमिएबिलिटी 1 ही रहती है, लेकिन उसमें करंट रहता है। तो यहाँ पे मैंने करंट जो है वो 1 डिफाइन किया है। और कोर को डिफाइन करेंगे, कोर और प्लंजर। कोर और प्लंजर दोनों ही मैग्नेटिक मटेरियल होते हैं। तो मैग्नेटिक मटेरियल होने की वजह से उनके अंदर परमिएबिलिटी रहती है। अब पिछले वाले प्रॉब्लम में मैंने परमिएबिलिटी कांस्टेंट ली थी, लेकिन यहाँ पे परमिएबिलिटी हम लोग कुछ वैल्यू देंगे, उसका बीएच कर्व लेंगे। तो आपको क्या करना है, जो सेंटर में लिखा है एडिट बीएच कर्व, जो बीएच कर्व वाली उसमें नॉन लीनियर बीएच कर्व को डिफाइन कीजिए। सेकंड मेनू में ड्रॉप डाउन में से आप नॉन लीनियर बीएच कर्व लाइए, और बाद में एडिट बीएच कर्व का जो मेनू मिलेगा वहां पे जाके आप एडिट कीजिए। तो ये बी और एच की वैल्यू, यहाँ पे मैंने एक बीएच कर्व एंटर किया है जो किसी भी बुक में दिया हुआ था है। तो वो बीएच कर्व मैंने एंटर किया, यानी कि यहाँ पे मैं एक नॉन लीनियर मैग्नेटिक मटेरियल यूज कर रहा हूँ। तो उस तरह से आपको ये कोर और प्लंजर दोनों की प्रॉपर्टी आपको डिफाइन करनी है, क्योंकि दोनों ही मैग्नेटिक मटेरियल है। और लास्ट में बाउंड्री डिफाइन करनी है। यहाँ पर भी हम बाउंड्री में a इज इक्वल टू 0 ही लेंगे, डिरिचलेट बाउंड्री कंडीशन ले लेंगे। अब हमको असाइन करना है, मटेरियल को असाइन करना है। तो सबसे बाहर वाला कोर, तो जैसे कि मैंने पिछले न्यूमेरिकल में सिखाया, उस ब्लॉक को सिलेक्ट कीजिए, उसका कलर बदल जाएगा। तो ड्रॉप डाउन मेन्यू से आपको कोर निकालिए, उसकी आप कुछ मैशिंग साइज दे दीजिए। मैशिंग साइज पिछले वाले में 0.015 ली थी, यहाँ पे 0.0015 लेंगे। आप 0.002 ले सकते हो, 0.0010 ले सकते हो, वॉट एवर यू वांट। हमने ऐसे कुछ शुरुआत करने के लिए कुछ मैश साइजिंग लिया है। लेकिन मैश साइजिंग का इफेक्ट कहाँ पे आएगा, आपके एलिमेंट्स के ऊपर, राइट। कई बार बच्चे पूछते हैं कि कौन सा लैपटॉप लेना चाहिए, क्या लेना चाहिए। तो हम लोग हमेशा एडवाइस करते हैं कि जिसकी रैम ज्यादा हो, जिसकी मेमोरी ज्यादा हो, जिसका प्रोसेसर ज्यादा हो, वैसा लैपटॉप लेना चाहिए। तो लैपटॉप लेने के बाद कई बार बच्चे पूरा बी कर लेते हैं, लेकिन कभी उनको ऐसा कंप्यूटेशन नहीं आता कि जिसमें आपको सही में रैम और मेमोरी का यूज हो।
लेकिन जब आप FEM यूज करोगे तो आपको पता चलेगा कि आपकी 8 GB रैम भी बहुत छोटी पड़ती है। आज से 10 साल पहले जब मैं क्रॉम्पटन ग्रीव्स में रिसर्च के लिए जाता था, तो 10 साल पहले भी क्रॉम्पटन ग्रीव्स जो बॉम्बे में है उसके डिजाइनर्स के पास जो कंप्यूटर्स होते थे उसकी रैम 64 GB होती थी। अभी भी हमारे पास 64 GB के कंप्यूटर्स हम लोग यूज नहीं करते हैं। लेकिन अगर आप सही में कोई डिजाइनर हो तो आज से 10 साल पहले वो 64 GB करते थे, अभी तो पता नहीं कितनी, शायद 500 GB की रैम यूज करते हो, क्या कर रहे हो। मैं रैम की बात कर रहा हूँ, हार्ड डिस्क नहीं। तो इतनी ज्यादा रैम चाहिए आपको सॉफ्टवेयर्स को ऑपरेट करने के लिए। तो जो लोग भी आगे जाके FEM या मैक्सवेल यूज करना चाहते हो या अच्छे डिजाइनर बनना चाहते हो तो ध्यान रखो कि लैपटॉप जो लो उसमें रैम जितनी ज्यादा हो उतना अच्छा रहेगा, क्योंकि उसको रियल टाइम में कंप्यूटेशंस करने रहते हैं। रैम अगर कम होगी तो आपके सिमुलेशन को रन करने के लिए घंटों लग जाएंगे। आपको मैं एग्जांपल देता हूँ, 2005 में जब मैं एमटेक कर रहा था IISc बैंगलोर में, तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि जब मेरा जो प्रॉब्लम था वो ओपन बाउंड्री था, तो मुझे तो आकाश से लेके जमीन तक पूरा सिमुलेशन करना था। तो इतनी लंबी चीज और उसको सिमुलेशन करना सॉफ्टवेयर में, तो उसको सुपर कंप्यूटर पे डालना पड़ता था। आपको पता होगा कि जो बड़ी IISc IIT होती है उसके पास सुपर कंप्यूटर्स होते हैं, और सुपर कंप्यूटर में सारे कंप्यूटेशंस बहुत फास्ट होते हैं। तो उसमें जब मैं मेरा प्रोग्राम रन करता था तो उसको 3 दिन लगते थे एक प्रोग्राम को रन करने के लिए, तो पूरा लाइन में लगना पड़ता था। और लाइन में जब मेरे प्रोग्राम का टर्न आता था, क्योंकि सारे रिसर्चर्स अपने अपने प्रोग्राम को सुपर कंप्यूटर में लाइन में लगा देते थे, और जब प्रोग्राम की बारी आती थी तो वो उस पर रन होके 3-4 दिन में आउटपुट देता था, जो फिर मेरे डेस्कटॉप पे मिलता था। तो एक रियल डिजाइनर जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर होते हैं, जो लोग डिजाइनिंग का काम करते हैं, उनको काफी अच्छा कंप्यूटर चाहिए जिसकी रैम अच्छी हो। और रैम क्यों अच्छी चाहिए? क्योंकि आप जितनी मशीन साइज कम करोगे उतना आपका टाइम ज्यादा लगने वाला है, राइट? और जितना कम मैशिंग उतना अच्छा सोल्यूशन, राइट? तो इसलिए ये जो मैशिंग साइज है ये तो बहुत फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर है, तो फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर में आप ज्यादा नहीं कर सकते। लेकिन जब आप रियल सॉफ्टवेयर में काम करोगे तो आपको पता चलेगा कि कितने घंटे लगते हैं काम करने में, राइट? मेरे जो PhD स्टूडेंट्स हैं उनको भी उनकी जो कंप्यूटेशन रन होते तो 2-3 लैपटॉप रखने पड़ते हैं, और 2-3 लैपटॉप में वो लोग एक प्रोग्राम रन करते हैं तो उसको दूसरे दिन सुबह आंसर मिलता है, दूसरे वाले को दूसरे दिन रात को मिलेगा। ऐसे करके 2-3 लैपटॉप में जब वो कोड रन करते हैं तब जाके उनको आंसर्स मिलते हैं, राइट? तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स बच्चे जो हैं वो लोग लैपटॉप को सिर्फ यूट्यूब वीडियो के लिए या पबजी के लिए इस्तेमाल ना करें, उनको ऐसे अच्छे वाले सॉफ्टवेयर्स को रन करने के लिए यूज करें, ताकि आपने जो भी पैसा इन्वेस्ट किया है उसका आप आउटपुट ले सको। आगे बात करेंगे कि हम लोग बाउंड्री कंडीशन भी असाइन करेंगे। पिछले वाले स्टेप में हमने क्या किया, ब्लॉक्स को असाइन किया। तो हमारे पास कोर है, आप देख सकते हो कॉइल है बीच में, यहाँ पे एयर है और नीचे प्लंजर है। इन चारों ब्लॉक को असाइन किया। अब हम लोग चारों तरफ ब्लॉक प्रॉपर्टी को असाइन करेंगे, जो कि सॉरी बाउंड्री प्रॉपर्टी को असाइन करेंगे, जो कि है A=0। फिर जाके मैशिंग करेंगे। मैशिंग में आप देख सकते हो कि 19,564 नोड्स आ गए हैं इसमें। और मैशिंग फाइन लिया होता तो और ज्यादा आते, मैशिंग कम किया होता तो और कम आते। तो मैशिंग करने के बाद उसको सिर्फ सॉल्व करना है। तो सॉल्व में आप देखोगे कि सॉल्व करने के बाद आई एम गेटिंग सम आंसर। तो कुछ एलिमेंट 38,000 एलिमेंट है, 19,000 नोड्स हैं, और जो मेरा फ्लक्स है वो इस तरह से फ्लो हो रहा है। अब यही चीज को हम इसमें से फोर्स ढूंढना है। तो फोर्स के लिए जैसे लास्ट टाइम किया था वैसे ही यहाँ पे भी करना है कि प्लंजर पे फोर्स ढूंढना है। तो प्लंजर को सिलेक्ट करो, और जैसे ही आप इंटीग्रेशन करोगे तो एक ब्लॉक खुलेगा, वो पूछेगा क्या आपको ढूंढना है। तो नीचे बहुत सारे ऑप्शन आएंगे, उसमें से हम लोग कहेंगे मुझे फोर्स ढूंढना है। तो फोर्स ढूंढेंगे तो आंसर आएगा 363 न्यूटन। अब यही चीज, अच्छा अब यहाँ पे आप बहुत सारे कलरफुल ग्राफ्स भी निकाल सकते हो। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे मैंने फ्लक्स डेंसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन का प्लॉट निकाला है।
तो वो किस रीजन में कितनी फ्लक्स डेंसिटी वो दिखती है। और यही चीज अगर आप एनालिटिकली करते तो आंसर आ रहा है कुछ 353 न्यूटन्स। तो अप्रोक्सीमेटली ये सेम आ रहा है। कुछ जो एरर आ रही है वो फ्रिंजिंग की वजह से है, क्योंकि यहाँ पे आगे पे फ्रिंजिंग होती है, तो वहां पे कुछ एरर पॉसिबल है। तो इस तरह से आप फोर्स भी इससे फाइंड कर सकते हो। अब दो प्रॉब्लम हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स की है। अब हम लोग एक प्रॉब्लम करेंगे, कुछ प्रॉब्लम करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के। दो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स से किए, अब कुछ देखेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स के। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स से बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम है। सो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, कैन यू सी इलेक्ट्रोस्टैटिक स्लाइड, इलेक्ट्रिक फील्ड्स इन मटेरियल स्पेस? Yes, sir. या सो इन यस दिस सर। स्लाइड, हाँ, अब हम इसमें क्या करेंगे, थोड़ा जल्दी जल्दी यस करेंगे सर, इसलिए क्लियरली या बताओ। अभी मैंने दो दो पर्टिकुलर प्रॉब्लम में सारा स्टेप वाइज समझाया था। अब वो स्टेप्स को मैं रिपीट नहीं करूंगा, जो उसका टेक्निकल नोहा हो वही हम डिस्कस करेंगे। तो हम लोग जब फिफ्थ इलेक्ट्रिकल में या फोर्थ इलेक्ट्रिकल में पढ़ते हैं, तो वहां पे एक छोटा सा प्रॉब्लम आता है कि इंटीग्रल ई डॉट डी एल इज इक्वल टू जीरो। ये हम जनरली प्रॉब्लम बच्चों को सिखाते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। और हम लोग क्या कहते हैं उसको वर्बली, कि अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड में ट्रैवल कर रहे हो तो एक पॉइंट से शुरू किया और उसी पॉइंट में जब वापस आते हो तो वर्क डन इज इक्वल टू जीरो। ये आपने ट्वेल्थ स्टैंडर्ड में भी पढ़ा था, और फर्स्ट ईयर में पढ़ा था, और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी पढ़ा था। क्या पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड में एक जगह से ट्रैवल करना शुरू करेंगे और उसी जगह पे वापस आएंगे तो मेरा वर्क डन जीरो होगा। या फिर एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए आपको एनर्जी लगती है, ये हम सीखते थे। उसको मैथमेटिकली कैसे कहते हैं कि इंटीग्रल ई डॉट डी एल इज इक्वल टू जीरो। ये लोग हम सीखते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। तो यही चीज को हम प्रूव करना चाहेंगे कि क्या इलेक्ट्रिक फील्ड में एक जगह से उसी जगह वापस आने पे क्या मेरी एनर्जी जीरो होती है। तो यही चीज हम सीखना चाहेंगे इसी सॉफ्टवेयर की मदद से। तो बहुत ही सिंपल है, आप कुछ भी ले लो, कोई एक कंडक्टर ले लो, 1 सेंटीमीटर की डायमीटर ले लो, इसको 1 वोल्ट का पोटेंशियल दे दो, और उसके आसपास एक बाउंड्री बना दो, तो अंदर एक फील्ड दिखेगा आपको, कंडक्टर के आसपास फील्ड मिलेगा। तो सिंपली इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रॉब्लम डिफाइन कर दो। मैंने एक छोटा सा एक कंडक्टर बीच में ले लिया, आजू बाजू एक स्क्वायर, बड़ी सी स्क्वायर ले ली, और राइट हैंड टॉप कॉर्नर पे मैंने 4 पॉइंट ले लिए। 4 पॉइंट इसलिए कि मैं एक पॉइंट से शुरू करके बाकी 3 पॉइंट पे जाके उसी पॉइंट पे वापस आऊंगा, तो मुझे एनर्जी जीरो मिलनी चाहिए। और लेफ्ट हैंड कॉर्नर पे डाउन साइड पे मैंने सिर्फ 2 ही पॉइंट लिए हैं, तो वहां पे मैं ये दिखाऊंगा कि अगर मैं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाऊं और वापस ना आऊं तो मेरा वर्क डन होगा। लेकिन मैं अगर 4 पॉइंट लूं और उसी पॉइंट पे वापस आ जाऊं तो मेरा वर्क डन नहीं होगा, यानी जीरो हो जाएगा, एनर्जी जीरो हो जाएगी वर्क डन की। तो फिर से एक बार मैंने सेंटर में एक कंडक्टर ले लिया है, आसपास मैंने एक बाउंड्री बना दी है, और मैं इस स्क्वायर के अंदर जो फील्ड है उसके अंदर ट्रैवल करना चाहूंगा। पहले स्क्वायर टर्म्स में ट्रैवल करूंगा तो मुझे एनर्जी जीरो मिलेगी, और अगर मैं सीधी लाइन में ट्रैवल करूंगा तो कुछ एनर्जी मिलेगी। तो ये कुछ एक्स वाई है जो मैंने इस ज्योमेट्री के लिए बनाए हैं। दो मटेरियल है तो दो ब्लॉक्स डिफाइन किए, नन नन करके दो डिफाइन कर दिए, प्लेनर ज्योमेट्री डिफाइन कर दी, एक को एयर बोल दिया, एक को कंडक्टर बोल दिया। और बाउंड्री कंडीशन बाहर की तरफ मैंने वोल्टेज जो है बाहर की बाउंड्री पे जीरो कर दिया। और जब जैसे कि आप देख रहे हो अंदर यहाँ पे कंडक्टर है, बाहर पे एयर दे दिया है, और बाकी सब जगह पे मैंने बाउंड्री जो है वहां पे जीरो वोल्टेज दे दिया। इसको मैंने मैशिंग दे दिया। अब मैशिंग में उन्हें क्या ध्यान रखा कि कंडक्टर है वहां पे बहुत ही डेंस मैशिंग किया, और एयर है वहां पे कम किया, क्योंकि एयर का रीजन बहुत बड़ा है। उसको भी मैंने उतने ही डिस्क्रीट किया होता तो फिर मेरा सिमुलेशन टाइम बढ़ जाता। तो कंडक्टर क्योंकि छोटा है तो उसमें मैंने डेंस मैशिंग किया है, और एयर जो कि बहुत बड़ा वॉल्यूम है तो वहां पे मैंने स्पार्स मैशिंग किया है। और जब मैं सिमुलेशन करता हूं तो आप देख सकते हो कि कंडक्टर के आसपास जो फील्ड है वो मुझे दिख रहा है।
और वो फील्ड आप प्लॉट कर सकते हो। तो एक्चुअली ये वोल्टेज का प्लॉट है, लेकिन फील्ड का प्लॉट भी वैसे ही दिखेगा। हाँ, ये देखो आप, ई का फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड, तो पूरा एरो के साथ दिखता है। तो जब भी आप ये करोगे तो आपको पता चलेगा कि फील्ड कैसे बाहर पेनिट्रेट करता है, वो आपको दिखता है। और जब मैं ई और टी, जब यहाँ पे मैं स्क्वायर का इंटीग्रेशन करूंगा, स्क्वायर ड्रॉ करके उसका इंटीग्रेशन दूंगा, और लाइन इंटीग्रल में पूछेगा भाई ई और टी का क्या आंसर आएगा, तो मुझे आंसर मिलता है जीरो। वोल्टेज ड्रॉप जीरो हो जाता है। यहाँ से यहाँ ट्रैवल करने पर मेरा वोल्टेज ड्रॉप जीरो है। सो इट मीन्स देयर इज नथिंग आई हैव स्पेंड। अब यही चीज मैं अगर नीचे करूं, एक लाइन पे ट्रैवल करूंगा, तो मुझे वोल्टेज ड्रॉप मिलता है, मीन्स आई हैव डन सम वर्क। सो ये आप सिंपल 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 चीजें भी आप इस सॉफ्टवेयर की मदद से सीख सकते हो। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स के सारे न्यूमेरिकल्स आप इस सॉफ्टवेयर में कर सकते हो। प्रॉब्लम नंबर 2, कई बार ऐसा पूछा जाता है कि ऑयल में क्या स्ट्रेस है। तो ये बहुत ही डिफिकल्ट लग रहा है प्रॉब्लम देखने में, कि कैलकुलेट द स्ट्रेस इन ऑयल एंड स्टडी द इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्ट्रीब्यूशन विथ बेयर कंडक्टर। एक छोटा सा कंडक्टर है जिसके ऊपर 100 केवी दिया हुआ है, और वहां से एक एक छोटी सी दूरी पे एक पॉइंट, एक प्लेन रखा गया है, वहां पे एक पॉइंट पी है। तो उस पॉइंट पी के ऊपर कितना वोल्टेज आएगा, कंडक्टर की रेडियस दी गई है, डिस्टेंस ए दिया गया है, सब कुछ अवेलेबल है। और इसको फाइंड करने के लिए एक फॉर्मूला भी है, राइट। तो इस फॉर्मूला का अगर आपने यूज किया तो जो आंसर आएगा वो, और सॉफ्टवेयर की मदद से जो आंसर आएगा, उन दोनों को हम कंपेयर करेंगे। तो इसको हम सबसे पहले ड्रॉ करते हैं। तो एक्स वाई जो भी हमको दिया गया उस पे से हमने एक्स वाई ड्रॉ किया। फिर इसको, ऑयल को ऑयल बोल दिया, उसकी परमिटिविटी दे दी। कंडक्टर को कंडक्टर की परमिटिविटी दे दी। और वोल्टेज जो हमको 100 केवी दिया गया है, वो 100 केवी का वोल्टेज दे दिया। ग्राउंड को हमने, बाहर जो बाउंड्री है उसको हमने ग्राउंड बोल दिया, उसके फिक्स वोल्टेज देके जीरो वोल्टेज दे दिया। मैशिंग साइज डिफाइन कर दी। तो इस तरह से पूरा ये ज्योमेट्री सॉल्व हुआ, राइट। तो बीच वाला जो कंडक्टर जिसके ऊपर 100 केवी दिया गया है, और राइट हैंड साइड पे जो छोटे से 3 पॉइंट दिए हैं, वहां पे सेंटर में पॉइंट पी है, वहां पे हमको फील्ड स्ट्रेस फाइंड करना है। तो ये, उस पॉइंट के ऊपर अगर मैं फील्ड स्ट्रेस निकालता हूं, तो वो फील्ड स्ट्रेस 7.8 मिलता है। फॉर्मूला से वो मुझे 7 मिल रहा है। तो दिस बोथ थिंग्स आर वेरी नियर टू इच अदर, सो दैट वी कैन से दैट के ये सोल्यूशन सही है। ये हमको 7.8 क्यों मिला, क्योंकि मैंने मैशिंग साइज कम लिया है। जितना जितना मैं मैशिंग साइज बढ़ाऊंगा, तो नेक्स्ट साइज में 7.6, 7.4, 7.2 तक वो नीचे मिल सकता है। तीसरा प्रॉब्लम, हमको कई बार दिया जाता है कि कैपेसिटर फाइंड करो, राइट। कई बार क्या देते हैं कि दो पैरेलल प्लेट है, उसके बीच में हमने दो इंसुलेशन रखे हैं। तो दो इंसुलेशन रखे हैं, तो कैपेसिटेंस क्या होगा। छोटा सा प्रॉब्लम हमको उससे 12th में भी आता था, और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में बहुत बार ऐसा प्रॉब्लम दिया गया है। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है, दो इंसुलेशन बीच में डाल दिए गए हैं, एक उसकी परमिटिविटी 4 और 6 है। तो इसका फॉर्मूला भी बहुत सिंपल है, ये वाला फॉर्मूला हम उसको यूज करते थे। अब यही चीज अगर हम एफईएम में सिमुलेट करें, तो क्या करना है, इलेक्ट्रोस्टैटिक डोमेन लेना है, कुछ ज्योमेट्री ले लो जो प्रॉब्लम में दी हुई है, और वोल्टेजेस दे दो, परमिटिविटी दे दो। तो इस तरह से ये पूरी स्क्वायर बाउंड्री हो जाएगी। उसमें से ऊपर वाला जो है वो εr1, नीचे वाला εr2, मैशिंग कर दिया, 10,000 नोट्स बन गए। और उसके ऊपर जब मैंने एनर्जी फाइंड की, तो एनर्जी स्टोर्ड है वो मुझे कुछ 5.32 मिली। और उसके ऊपर से मैंने कैपेसिटेंस 1/2 CV² करके कैपेसिटेंस निकाला। तो फॉर्मूला की मदद से मुझे मिला 0.424, और सॉफ्टवेयर से मिला मुझे 0.425। इसका मतलब मेरा सोल्यूशन सही है। तो जो भी प्रॉब्लम्स आपको दिए जाते हैं इलेक्ट्रिकल मशीन्स में, वो सारे प्रॉब्लम्स आप इस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर में कर सकते हो। नेक्स्ट करते हैं सिंगल एंड मल्टीपल डायलेक्ट्रिक। अगर केबल है, ये तो कैपेसिटर दे, लेकिन केबल है, स्क्वायर राउंड वाला केबल है। तो केबल के अंदर क्या होता है, राउंड केबल, उसके ऊपर इंसुले राउंड कंडक्टर, उसके ऊपर इंसुलेशन होता है। तो लेट्स से सिंगल केबल, सिंगल इंसुलेशन है। तो सिंगल इंसुलेशन में लेट्स से बीच में कंडक्टर और आसपास इंसुलेशन। तो ये वाला प्रॉब्लम है, सिंपल ज्योमेट्री। पहले आपने ब्लॉक डिफाइन कर दिए,
उसका डायमीटर दे दिया, वोल्टेजेस दे दिए, बाहर 0, अंदर कंडक्टर पे कुछ वोल्टेज, और उसका सोल्यूशन किया। इस तरह का आपको प्लॉटिंग मिल गए वोल्टेजेस के। और अगर इसी को मैं पूरी लाइन में देखूं, मेरी वोल्टेज प्रोफाइल और फील्ड प्रोफाइल, तो आपको क्या मिलेगा कि फील्ड जो है वो केबल के एंड से शुरू करके सेंटर तक मेरा फील्ड राइज हुआ। फिर कंडक्टर में तो फील्ड हो नहीं सकता, तो उसमें 0 हो गया। फिर कंडक्टर के दूसरे छोर से लेके केबल के दूसरे छोर तक मेरा फील्ड ऐसे वेरी हो रहा है। तो बच्चों को ये न्यूमेरिकल भी मिल सकता है कि फॉर प्लॉट द फील्ड इफ यू कट द केबल इन अ क्रॉस सेक्शन, केबल को क्रॉस सेक्शन में काटा जाए बीच में से, तो केबल का इंसुलेशन 0 से लेके बीच तक फील्ड आएगा, फिर बीच में फील्ड 0, और फिर अगेन अगेन दूसरे कंडक्टर की छोर से फिर आपका फील्ड फिर से रिड्यूस होगा। यही अगर कंडक्टर सरफेस पे वोल्टेज को देखा जाए, तो वोल्टेज कैसे होगा? वोल्टेज बाहर 0, फिर कंडक्टर में मैक्सिमम वोल्टेज, फिर दूसरे कंडक्टर के छोर से दूसरे छोर तक मेरा वोल्टेज 0। तो ये वोल्टेज का प्लॉट निकल के आएगा केबल से लेके। तो इस सॉफ्टवेयर में बहुत सारे प्लॉट करने की भी फैसिलिटीज है, तो वो भी आप प्लॉटिंग कर सकते हो। तो यहाँ से फिर से मैंने एनर्जी निकाली, और एनर्जी को 1/2 CV² से मैंने कंपेयर किया, तो उससे मुझे कैपेसिटेंस मिल जाएगा। तो कैपेसिटेंस की वैल्यू अगर न्यूमेरिकली करें तो 172 आती है, और एनालिटिकल भी 172 ही आ रही है, राइट। तो ये हो गया कैपेसिटर का कैलकुलेशन। अब अगले वाला सम फिर से लेते हैं, केबल वाला। लेकिन अगर हम इसमें 2 इंसुलेशन डाल दें, ε1 और ε2, तो 2 इंसुलेशन लेंगे फिर भी हमारे पास फॉर्मूला तो इसका है ही। तो ये सॉफ्टवेयर 2 इंसुलेशन के लिए काम करेगा। उसका फील्ड ऐसे दिखेगा, वी हैव 2 डिफरेंट इंसुलेशंस, तो फील्ड डिस्ट्रीब्यूशन विल बी डिफरेंट। प्लीज आप म्यूट करिए, लेक्चर खत्म होने को ही है, प्लीज बेयर विथ अस। So this will be distribution for 2 electric field, 2 insulations. Field will be like this. उसका भी आप प्लॉट निकाल पाओगे। Potential will be distributed like this, and field will be distributed like this. एनर्जी आपको कंप्यूट करेंगे तो आपको कैपेसिटर की ये जो C है, ये आपको दोनों ही मेथड से सेम मिल रहा है। सो ऑल्दो वी कैन हैव सो मेनी न्यूमेरिकल्स, इसमें बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हो सकते हैं, बट हमारे पास टाइम की लिमिटेशन है। तो दैट इज व्हाट वी कैन हैव ऑन FEM। जनरली अगर ये कोरोना नहीं होता तो हम लोग 1 डे 2 डे का वर्कशॉप्स करते हैं, जिसमें पहले 2 घंटे में हम लोग थियरी पढ़ते हैं और बाकी के 4 घंटे हैंड्स ऑन करते हैं। हैंड्स ऑन करने में क्या है कि आपको एग्जैक्टली पता चलता है कि भाई कौन सा कहाँ पे एरर हो रही है, क्या गलती हो गई। क्योंकि इसमें क्या होता है, सिर्फ अभी तो आपने देख लिया, लेकिन आप जब करने जाओगे तो आपको पता चलेगा कि बहुत सारी एरर हो सकती है। ये सारी स्लाइड्स में कुणाल सर को भेजने वाला हूँ, तो ही विल शेयर विथ यू। तो आप लोग क्या कीजिए, आपके घर पे जब भी लैपटॉप या कंप्यूटर मिले आपको, तो उसमें ये FEMM फ्री सॉफ्टवेयर है, वो आप गूगल से डाउनलोड कर लीजिए। और इसमें जो स्टेप्स दिए गए उस स्टेप्स के मुताबिक आप करोगे तो कम से कम 7-8 न्यूमेरिकल्स आप खुद कर पाओगे। और उसके बाद बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आप खुद से ट्राई कीजिए। तो ऑलमोस्ट 1.5 आवर वॉज अलोकेटेड टू मी, एंड आई एम वेल विद इन टाइम। इसको 1.5 आवर में कंप्लीट किया है। बाकी का जो भी टाइम है हम लोग डिस्कशन में ले सकते हैं, जो भी क्वेश्चन आंसर है उसको हम एड्रेस कर सकते हैं। सो ओवर टू यू कुणाल सर। व्हाट यू कैन डू इज यू कैन टेक क्वेश्चंस वाया चैट बॉक्स, एंड देन यू कैन क्यूरेट इट एंड लेट इट नो। आप सबको अगर बोल दोगे तो कैओस हो जाएगा। तो जो भी क्वेश्चन है आप चैट बॉक्स में कुणाल सर को पोस्ट कीजिए, मैं भी चैट बॉक्स देख सकता हूँ, तो मैं आपको चैट बॉक्स के थ्रू आंसर करूंगा। Sir, that instruction is already passed on. And Yeah. Mir sir has raised one question that Yes, sir. if it is suitable, then you provide some sample numerical data for rotary machines such as induction motor and synchronous motor, like BH curve, how to plot that, and that kind of data. Is it available? या व्हाट वी कैन डू के देखो, हर एक कॉलेज के पास मैक्सवेल तो है ही, तो मैक्सवेल में ऑलरेडी इनबिल्ट मॉडल अवेलेबल है। तो मैक्सवेल में आप जैसे निकालोगे मुझे 3 फेज ट्रांसफॉर्मर चाहिए, तो आपको 3 फेज ट्रांसफॉर्मर बना के दे देगा, सिर्फ आपको उसमें
लोडिंग ही करना है, राइट। और डेटा आपको क्या है कि डेटा हर एक कंपनी के पास होता है, तो सैंपल डेटा आपको पेपर से मिलेगा, रिसर्च पेपर्स हैं उस जिन्होंने इस पे काम किया है वो डेटा पेपर में देते हैं, तो पेपर्स के थ्रू आपको डेटा मिलेंगे। और ऑलरेडी कैड सॉफ्टवेयर में डिजाइन किए हुए मॉडल्स तो एनसीस में पड़े हुए हैं, मैक्सवेल में पड़े हुए हैं, तो वहां से आप ले सकते हो। Thank you, sir. यस सर। Sir, second question is, as you have mentioned that there are some practical applications of this software. Is it given accurate results? Means what will be the range of accuracy? One of our students has raised. ફરીથી પૂછો, સંભળાયું નહીં, શું કીધું? Practical applications માટે જ્યારે use કરીએ software, what will be the range of accuracy? Means how much the accuracy that will be offered by this software compared with real time accuracy? Yeah, so accuracy depends on size of meshing. More the mesh size you take, better will be the results. But again, let's say if you take the most accurate possible things with you, then accuracy is within the range of 2 to 5%. Okay, what is the optimal mesh size, sir? If we want to make a model more accurate, then can you suggest any optimal mesh size, or that will depends on problem type of problem? That will depend on computer. Okay. Better the RAM, better the accuracy. Sir, normally we have provided, as you are aware about this, that we have provided Dell computers nowadays, and that has a 8 GB RAM. So for that 8 GB RAM, what will be the optimal size, mesh size? So you should start with 0.01 and then go on increasing. Okay. Wait for a while. I will write 0.01 and then after. Okay, sir. What is the practical use of software? Sir, what will the practical use of this software in industry? So I think this question is from Prashant Pandey. Yeah, Prashant Pandey is asking this. So gentlemen, this software is everywhere in industry. If you go to transformer industry, motor industry, circuit breaker industry, તમે કોઈ પણ ઇન્ડસ્ટ્રીમાં જાઓ તો ત્યાં એ લોકો મેટલેબ નહીં વાપરે, એ લોકો આ જ વાપરશે. તમારે મોટર બનાવી છે, ટ્રાન્સફોર્મર બનાવવું છે, કંડક્ટર ડિઝાઇન કરવા છે, કે ટાવર બનાવવા છે, કે ઇન્સ્યુલેશન બનાવવા છે, એને આ જ વાપરવું પડશે, રાઈટ. એટલે ઇન્ડસ્ટ્રીમાં ટ્રીમેન્ડસ યુઝ છે. ઇન્ડસ્ટ્રી મને ઘણીવાર ફોન કરીને કહે છે કે મને એફઈએમ ના જાણકાર છોકરા આપો, પણ એફઈએમ ના જાણકાર છોકરા આપણી પાસે હોતા નથી. બરાબર. હવે વિદ્યાર્થીઓ કહેશે કે તો અમને શીખવાડો ને સોફ્ટવેર. તો સૌથી પહેલી વસ્તુ એ છે કે દુનિયામાં સોફ્ટવેર શીખવાડી શકાતું નથી. જો તમે એમ કહો કે સોફ્ટવેર શીખવાડવાનો સબ્જેક્ટ આપો, તે બિલકુલ વાહિયાત વાત છે કે દુનિયાની કોઈ પણ યુનિવર્સિટીમાં ક્યાંય સોફ્ટવેર શીખવાડવામાં આવતું નથી. સોફ્ટવેર એ જાતે શીખવું પડે, રાઈટ. એટલે મેક્સવેલ નામનો કોર્સ આપો એવું ના થાય. મેક્સવેલ તો સોફ્ટવેર છે, તમને એફઈએમ શીખવાડી શકાય, એફઈએમ નું મેથ્સ શીખવાડી શકાય, પણ આ બટન કઈ રીતે ક્લિક કરવાનું, આ કઈ રીતે બનાવવાનું, એ જાતે શીખવું પડે, રાઈટ. એટલે બધા વિદ્યાર્થીઓ સમજી લો કે સોફ્ટવેર કદી પણ શીખવાડવાના હોય નહીં, એ જાતે શીખવાનું હોય. અને જે વ્યક્તિઓ 1000-10,000 રૂપિયા ભરીને સોફ્ટવેર શીખવા જાય છે, એ લોકો પોતાના પગ ઉપર કુહાડી મારે છે, કારણ કે એ લોકો તો એમને જે 10 દાખલા આવડે એ શીખવાડી દેશે, પણ તમે પછી જયારે નવું ડિઝાઇન કરશો ત્યારે શું કરશો? એટલે સોફ્ટવેર જાતે જ શીખો. હવે નવા સવાલ લઈએ. Dobaria sir has raised one question, that can we simulate Archimedean coil using this software? યસ સર. જો તમારે કોઇલના ડાયમેન્શન્સ હોય અને કોઇલની ડિઝાઇન થઈ જાય તો સિમ્યુલેટ થઈ શકે સર અંદર. સર તો 2 ટન વચ્ચે સપોઝ સ્પેસ હોય તો એ કઈ રીતે આપણે સપોઝ 1 ટન આવ્યો, પછી સ્પેસ છે, પછી બીજો ટન, પછી સ્પેસ છે, તો એમાં હાફવે સિમેટ્રી કરવી પડશે કે પછી ડાયરેક્ટ આખી કોઇલનું જ થશે સર? ધારો કે તમારું 3D મોડલ છે, તો 3D મોડલમાં તમારે કોઈ તમને એવું લાગે કે સિમેટ્રી નથી થઈ શકતી આમાં, તો તમે આખે આખું જે ઓબ્જેક્ટ છે એને તમે ડિઝાઇન કરો ને પછી કરો. ધારો કે તમારી પાસે એવો કોઈ પ્રોબ્લેમ છે કે જેમાં સિમેટ્રી નથી, તો જરૂર નથી સિમેટ્રી ના હોય તો એ ન થઈ શકે. આખી આખી ઓબ્જેક્ટને અંદર મૂકો અને પછી એનું સિમ્યુલેશન થવા દો. ઓકે. અને સર બાઉન્ડરી આપણે જે ડિફાઇન કરવાની હોય છે, તો એ બાઉન્ડરી આપણે કઈ રીતે ડિફાઇન? ઓપન પણ હોઈ શકે કે પછી કોઈ સ્ક્વેરમાં આપણે એવું
કરીને બાઉન્ડ્રી ડિફાઇન કરી શકતા હોઈએ છીએ. જો જે આપણું જે કોમર્શિયલ સોફ્ટવેર આપણને આપવામાં આવ્યું છે મેક્સવેલ, એમાં છે ને એક બબલ નામની વસ્તુ છે, બબલ. તો એ ઓકે. બબલ કેવું કરે છે કે જેટલી બી આપણે ડિઝાઇન કરીને બાઉન્ડ્રી, તો સોફ્ટવેર પોતાના અનુભવથી એ જ્યોમેટ્રીની આસપાસ એક બબલ ક્રિએટ કરી દે છે અને ઓકે. એ બબલ સુધી જ એનાલિસિસ કરે છે. એટલે ફાઇન. કોમર્શિયલ સોફ્ટવેરનો ફાયદો એવું છે કે એ પોતે બાઉન્ડ્રીમાં તમને હેલ્પ કરશે કરવા માટે. યસ સર, એ યા પોતે જાતે ડિફાઇન. થેન્ક હા યુ વેરી હા. મચ. થેન્ક યુ વેરી મચ. Sir, one more question that is asked by our Mumtaz madam. And can we use this software for designing of microchip where the dimensions are in microns? Yes, why not? Dimension has nothing to do with this software because software can go up to any dimension, small, medium, because it is ultimately a number for it. But the only thing is when you are dealing with microchip, so what is the difference between electrical engineer and electronics engineer? So electronics engineer works with high frequency, low voltages. So for high frequency, there is a separate software called HFSS, right? So you just check out that if your microchip designing involves high frequency fundamentals like waveguides and all, then you may have to use HFSS domain of Maxwell. And if you are working in low frequency only, then you have to work with this software. એટલે વિદ્યાર્થીઓ આપણે એક તમે મહત્વનો ડિફરન્સ સમજો કે ઇલેક્ટ્રોનિક્સ અને ઇલેક્ટ્રિકલ એન્જિનિયર આ બંનેમાં શું ડોમેનમાં ફરક છે. તો ઇલેક્ટ્રોનિક્સ એન્જિનિયર જનરલી હાઈ ફ્રીક્વન્સીઝ અને લો વોલ્ટેજ, એ લોકો 5-10 વોલ્ટ 50 વોલ્ટ પર કામ કરે, પણ એમની ફ્રીક્વન્સીઝ કેવી હોય, મેગાહર્ટ્ઝ ગીગાહર્ટ્ઝ એવી હોય. જ્યારે ઇલેક્ટ્રિકલ એન્જિનિયરો શું કરે છે કે એ 50 હર્ટ્ઝ પર મોટે ભાગે કામ કરે અને એમના વોલ્ટેજ 230,000 2000 કેવીમાં હોય. જો કે આ ડોમેનનો ડિફરન્સ છે ને એ ફક્ત ભારત પૂરતો મર્યાદિત છે. ભારતની બહાર જાઓ તો બધી જગ્યાએ ફક્ત ઇલેક્ટ્રિકલ એન્જિનિયરિંગ છે અને ઇલેક્ટ્રિકલ એન્જિનિયરિંગના નેજા હેઠળ ઇલેક્ટ્રોનિક્સ, આઈસી, કમ્પ્યુટર બધું ભેગું થઈ જાય છે ત્યાં. પણ ભારતમાં બહુ બધા છોકરાઓને એન્જિનિયરિંગ આપવાનું હોવાથી આપણે ઇલેક્ટ્રિકલના 5 કટકા કર્યા, ઇલેક્ટ્રિકલ, ઇલેક્ટ્રોનિક્સ, આઈસી, પાવર ઇલેક્ટ્રોનિક્સ અને પછી થોડી સ્પેશિયલાઇઝ કમ્પ્યુટર આઈટી બધું પણ થયું, પણ બહાર બધે ઇલેક્ટ્રિકલ જ હોય છે. પણ છતાં કોઈ એમ પૂછે કે બહુ જ ટેકનિકલી ડિફરન્સ શું છે બંનેમાં, તો ટેકનિકલી એવું છે કે ઇલેક્ટ્રોનિક્સ વાળા હાઈ ફ્રીક્વન્સી લો વોલ્ટેજ પર કામ કરે અને ઇલેક્ટ્રિકલ વાળા હાઈ વોલ્ટેજ લો ફ્રીક્વન્સી પર કામ કરે છે. Okay, sir. Great, sir. Great. Sir, one more question that is asked by Rishabh Doshi. Can we know the surge energy discharge by FEM? He might be asking about surge absorber and that kind of thing. હા હા હા, યસ. તો કરી શકાય. તમે જો સર્જ એનર્જી જે છે એટલે એકચ્યુઅલી એનું ફિઝિકલી કંડક્ટર્સ અથવા જેમાં પણ જે ઓબ્જેક્ટમાં એનર્જી જવાની હોય એ એનર્જીમાં તમે ધારો કે તમે વિચારો કે મારા ઇન્સ્યુલેશનમાં કેટલી સર્જ જાય છે અથવા તો તમારા ટ્રાન્સફોર્મરના વાઇન્ડિંગમાં કેટલી સર્જ આવે છે, તો તમારે ફિલ્ડ કમ્પ્યુટેશનથી જે એનર્જીના ચાર્જીસ છે એ કમ્પ્યુટ કરવા પડે અને એ ચાર્જીસનું ડિસિપેશન ઇન્સ્યુલેશનમાં કે વાઇન્ડિંગમાં કરી શકાય. તો કરી શકાય એફઈએમમાં. અહીંયા તમારે શું કરવું પડશે કે ફિલ્ડ અને સર્કિટને કપલ કરવું પડશે. ઋષભ, તમારે શું થશે કે સર્કિટ ડોમેનથી તમને શું મળશે, સર્કિટમાંથી તમને એવો આન્સર મળશે કે આટલું વેવ આવી, અને ફિલ્ડ ડોમેનમાં તમારે એનો ફિઝિકલ ફિનોમિના કરવું પડશે. એટલે આ પ્રોબ્લેમ માટે સર્કિટ અને ફિલ્ડ એ બંનેનું કપલિંગ કરવું પડશે. Okay. Sir, next one is from Patel Neeraj, and he would like to ask that how to select coordinates for boundaries. Is there any specific rule? એટલે સિમ્પલ સર એ કહી શકું કે સર્કલ ડાયાગ્રામ આપણે ડ્રો કરતા હોઈએ ત્યારે આપણે એ જોઈએ છે કે સર્કલ ડાયાગ્રામનો જે ડાયામીટર છે ને મેક્સિમમ 25 સેન્ટીમીટરથી વધુ ના જોઈએ ઇન્ડક્શન મોટરનો, તો એ એક્યુરેટ રિઝલ્ટ્સ આપે છે. એટલે કંઈક એવો પ્રશ્ન એ પૂછવા માંગે છે કે કોઈ એવા સ્પેસિફિક રૂલ્સ છે કે કોર્ડિનેટ્સ આનાથી રેન્જથી બહાર ના જવા જોઈએ કે આટલી રેન્જમાં હોવા જોઈએ એવું કંઈ? જો જનરલી તમારી જો ઓબ્જેક્ટ એવો હોય કે જેમાં બાઉન્ડ્રી ડિફાઇન કરવાની જરૂર ના પડતી, જેમ કે ટ્રાન્સફોર્મર છે તો ટ્રાન્સફોર્મરની ટેન્ક છે ને એ ઇટસેલ્ફ ઇઝ અ શિલ્ડ. તો મારે ટ્રાન્સફોર્મરની ટેન્કમાં જ્યારે હું મેગ્નેટિક વસ્તુ કરતો હોઉં તો મારે એમાં કોઈ બાઉન્ડ્રી ડિફાઇન કરવાની જરૂર નથી, કારણ કે ટેન્ક જ એની મારી બાઉન્ડ્રી થઈ જાય છે. પણ જો તમારો પ્રોબ્લેમ એવો કઈ હોય કે જેમાં ટેન્કની બહાર પણ રેડિયેશન જતા હોય, તો જનરલી જે ઓબ્જેક્ટની સાઇઝ હોય એના કરતા એ જેટલી સાઇઝ હોય એટલું જ ડિસ્ટન્સ તમે બીજી બધી બાજુ છોડ દો તો વાંધો ના આવે. ઓકે. અને મેં તમને જેમ કીધું કે હવે કોમર્શિયલ સોફ્ટવેર તો છે ને એક બબલ નામની ફેસિલિટી પ્રોવાઈડ કરે છે કે બબલને કારણે તમારી બાઉન્ડ્રી ડિફાઇન થઈ જાય છે. પણ જો એવું બબલ ન હોય, તમે કોઈ ઓપન સોર્સમાં કામ કરતા હોય તો જેટલી મટીરિયલ, ધારો કે 5 મીટરનું મટીરિયલ છે તો 5 મીટર બધી બાજુ છોડ દો તમે, તો એ સેફ ઇનફ થઈ જાય.
અને બીજો એક રૂલ છે કે 30 kV પર સેન્ટીમીટર આપણું એરની બ્રેકડાઉન સ્ટ્રેન્થ છે. તો તમે ધારો કે 100 kV તમારો અહીંયા પડતા હોય તો 30 kV પર સેન્ટીમીટરના હિસાબે તમે કેટલા kV મૂવ થશો કે જે તમારું ફિલ્ડ વેલ્યુ ઓછી થઈ જશે કે વોલ્ટેજ ઓછો થઈ જવાનો છે, એટલું તમારે છોડ દેવાનું. ओके एक मिथ सुधारना हो तो कि सीएफडी के बारे में बारे वेबिनार में हाँ हो तो प्लीज वो तो सेंड करना. प्लीज हाँ, हाँ तो सीएफडी के बारे में तो यू मे हैव टू કોન્ટેક્ટ કોઈ મિકેનિકલ અને સિવિલના સાહેબ હશે એ તમને હેલ્પ કરી શકશે, બીકોઝ આઈ એમ ફ્રોમ ઇલેક્ટ્રિકલ એન્જિનિયરિંગ. તો કમ્પ્યુટેશનલ ફ્લુઇડ ડાયનેમિક્સ જે છે એ કોઈ સિવિલ અને મિકેનિકલના સાહેબને કહી શકાશે. સર વન ક્વેશ્ચન ફ્રોમ માય સાઇડ કે નોર્મલી આપણે લિબ્રે ઓફિસ છે અથવા તો જે ફ્રીવેર્સ યુઝ કરે છે જેમ કે પીએસકેટ નું બી જો ફ્રી વર્ઝન આપણે યુઝ કરીએ તો એનું અમુક લિમિટેશન્સ છે કે અમુક નોટ્સથી વધારે નથી કરી શકતા અથવા તો અમુક જાતની એક્યુરેસી આપણે કોમ્પ્રોમાઇઝ કરવી પડે છે. સો આનું કોઈ એવું લિમિટેશન ખરું સાહેબ, કારણ કે ઇટ ઇઝ ઓપન સોર્સ સો ઇટ ઇઝ ફ્રીવેર. હા, લિમિટેશન છે આમાં. તમે ખાલી 2D જ કરી શકો, 3 ના કરી શકો. એટલે સારી રિસર્ચમાં તમારે 3D કરવી પડે. પછી જેમ કે અહીંયા મેગ્નેટોસ્ટેટિક અને ઇલેક્ટ્રોસ્ટેટિક છે, પણ આમાં ટાઈમ હાર્મોનિક, ટ્રાન્ઝિયન્ટ એ બધી ફેસિલિટી નથી. તો તમારે ટાઈમ હાર્મોનિક પ્રોબ્લેમ કરવો હોય, ટ્રાન્ઝિયન્ટના એનાલિસિસ કરવા હોય તો એના માટે તમારે લાઇસન્સ વર્ઝન જ કરવું પડશે. ઓકે સર. Okay, anyone else who want to ask anything? Maniyar sir. Hello, is it open forum? Huh? Anyone can ask. So do ask. Those who have any kind of doubt, do ask. Okay, sir. So almost all the questions are answered. And let's proceed further. So now Mahesh Chudasama sir will represent vote of thanks. And meanwhile, I am sharing a feedback form, link for feedback form. So kindly fill that feedback form, and I will also send you one YouTube link on which this lecture is available. So if anyone want to review this, then they can use this Google link, YouTube link, and can visualize again. Okay, so we'll share you through mail. And right now I am sharing you the link for feedback form, and do share your feedback. That will be a moral boosting for all of us. So Chudasama sir, now over to you. And in between, I am sharing this feedback form, link for feedback form. Chudasama sir. Okay. Thank you, Kunal Bhatt, sir. First of all, congratulate the team GEC the SSIP cell, especially coordinator Kunal Bhatt, sir, for organizing an informative session for the participants. Hope I am audible. Yes, sir. Yes. Okay. And very much thank Ketan Badgujar sir, because as we know, he is busy with various duties at the state level also, as well as teaching also very much active. So sparing valuable time, right? We are in such a profession that mentally whatever time we are spending for everybody is very precious. So, Badgujar sir has spent almost 2 hours with us, which is very for us, for participants as well as for the organizers. So we are very thankful to Badgujar sir for spending his valuable time for this. બ્રહ્મભટ્ટ સર આપણી સાથે હાલમાં નથી, પણ આપણે એમનો આભાર માનીએ કે આવા ઇવેન્ટ ઓર્ગેનાઇઝ કરવા માટે સારું પ્લેટફોર્મ પૂરું પાડ્યું છે. તો આપણા પ્રિન્સિપલ સાહેબનો પણ આભાર માની, તેમજ જેમના વગર આ ઇવેન્ટ સક્સેસફુલ થઈ શકી હોય પાર્ટિસિપન્ટ્સ કે સેશનમાં પણ આટલો બતાવ્યો, સાથે સાથે પાર્ટિસિપેશન પણ એટલું. So active participation was there, and live question answer sessions was also very good. So I hope all of you are satisfied with the answers. One of the question was regarding CFD webinar. So definitely we will plan for the CFD webinar also. It is also one of the field as far as fluid flows are concerned. So in near future we will announce the webinar on CFD also. So again we'll get the feedback of yours. આપના જે ફીડબેક આવશે એના પર પણ વિચાર કરી આગળ અમારી જે કામગીરી આગળ વધારીશું. We are also very much thankful to Student Startup Innovation Policy
that is formed by of Gujarat Education Department, and under the banner of this site, we are organizing this webinar. In future also, we are going to have various webinars, various topics. So we hope that all of you will take active participation and get started on this. Once again, I'm thanking the Badgujar for sharing his valuable experience, knowledge, and time with us. With this, I'm just handing over the session to Alpat sir. Thank you. Sir, now I would like to take opportunity to introduce one more person. You are knowing that Maniar sir. Maniar sir would like to say something. So, for a few minutes, sir. Over to you, Maniar sir. Good afternoon, sir, and all the Good afternoon, Maniar, participants. sir. Thank you. First of all, sir, the session was quite interesting. Though I was not one of the attendees, but I was just sitting behind the Kunal sir and was looking at your seminar. Actually, this particular software is of much interest for me as well. And for somehow, I was not actually much conversant with this software. But today, this has given me really a boost that definitely I would like to work in this software. So I would be contacting you very oftenly for any clarifications or for help regarding this software. First, the seminar was quite interesting. It was really amazing just to know about this software. Secondly, today I just want to tell you something. We have the highest attendee today in this particular seminar. So thank you very much, sir. On behalf of Electrical Engineering Department, GEC Daud, thank you for this wonderful session. Thank you, sir. Thank you, Maniar sir. Thank you, Maniar sir, for your moral boosting words and kind words. Sir, I would like to mention two things. That this is the highest number of participants we ever seen in a seminar. So many times we have crossed 100 participants, which is the maximum limit. So we have also used one more platform, that is FB Live, and over there many have seen. So I, from bottom of my heart, I will would like to represent my thanks to all the participants as well as Ketan sir, because this webinar is organized with very calmness, and there is no such kind of hurdle or that kind of thing arises. Smoothly everything that will be proceeded, and at the end we all have a happy smile on our face. So that is quite unusual, because lots of effort should be put, and then after this kind of seminar is organized. So on contrary, this is a smooth going process I have handled, and I am fortunate enough to have a sir like Ketan sir, who is also mentoring many times, that I can discuss many questions apart from academics with him, and he has suggested me some very good solutions. So sir, once again, thank you so much on our behalf of our SSIP team and GEC Dahood for giving such a nice seminar. One more thing, sir, I'd like to convey that in nearby future, when that social networking and that kind of obstacles are not an hurdle, that point of time, we'd like to conduct one-day seminar, and in which hands-on session we will conduct. So our student will be benefited by this software. Sure. So thank you so much. And sir, we'll send you YouTube link also. So anyone can view this one more time on a YouTube, they can do. Okay. Okay. Thank you. So sir, See we are you. ending the day, and thank you so much. Okay. See you. Thank you. See you.